नमस्कार दोस्तों, एम के हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है तेरा साथ है कितना प्यारा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानियाँ लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। एक आलीशान बंगले में एक कार आकर रुकती है। गाड़ी के पीछे सीट पर एक लड़का और एक लड़की बैठे थे। लड़की जो थी वो दुल्हन के लिबास में थी और लड़का वो सूट बूट में था। लड़का लड़की की एटीट्यूड के साथ देकर कहता है, चले बेबी, घर आ गया है, घर वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं, कहकर कार से बाहर निकल जाता है। लड़की जो अभी भी कार में थी उसे डर लग रहा था। अपने दोनों हाथों से अपने लहंगे को कसकर पकड़ लेती है, फिर कार से बाहर आ जाती है। लड़का लड़की को देखकर उसके पास आकर उसके घूंघट से उसके चेहरे को पूरी तरह ढक देता है और कहता है, बेबी तुम मेरे सिवाय कोई और देखे ये मुझे मंजूर नहीं है, कहकर उसका हाथ पकड़कर बंगले की तरफ चल पड़ता है। बंगले के अंदर जैसे कोई फंक्शन होने वाला हो, जैसे सजाया गया था। सब तरफ डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत था। बड़े बड़े झूमर लगे थे, वाइट कलर की लाइट लगी थी। तभी एक औरत सब सर्वेंट से कहती है, जल्दी करो, टाइम होने वाला है, मेरे प्यारे पोते की आज सगाई है, सब कुछ अच्छे से हो जाए। तभी ऊपर से आवाज़ आती है, सगाई हो रही है, शादी नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं हूँ ना, कहकर उस बुजुर्ग महिला के पास आ जाती है। माँ, आप क्यों अपनी बूढ़ी हड्डियों को तकलीफ दे रही हैं? शाम तक सब हो जाएगा। आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे आर्यन ही आपका इकलौता पोता हो, कहकर मुंह बनाने लगती है बुजुर्ग महिला। अर्पिता, हम ये अच्छे से जानते हैं कि हमारे एक नहीं दो पोते हैं, आपको हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात ये कि हमारे दो पोते जिंदा हैं, पर आर्यन सबसे बड़ा, और जो बड़ा होता है ना उसे प्यार भी ज़्यादा ही मिलता है। अब आपको समझ में आ गया होगा तो आप यहाँ से जा सकती हैं। हमें अपने पोते की सगाई में कोई कमी नहीं चाहिए, क्योंकि आर्यन सिंह शेखावत नाम है उसका, शेखावत एम्पायर का मालिक। और आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी पहुंच कहां तक है। देश का नंबर 1 बिजनेसमैन है, लाखों लोगों का आइडल है हमारा पोता। अब आपको जवाब मिल गया। अर्पिता बन बनाते हुए अपने रूम में आती है। ये वसुंधरा देवी ना, मेरा पोता लगा रखा है, जैसे आर्यन ही इकलौता है, सारा प्यार सिर्फ उसके लिए। बस मेरे राघव को तो जैसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है हमेशा से, जब प्रताप जिंदा थे तब भी, आज भी। ये वसुंधरा देवी मुझे सिर्फ सेक्रेटरी से ज़्यादा कुछ नहीं समझती। अर्पिता अपने फ़ोन से राघव को कॉल करने लगती है। ये नालायक ना कभी भी मेरा फ़ोन नहीं उठाने वाला है। समझ नहीं आता कि मैं जो करती हूँ इसके लिए करती हूँ, पर इस जनाब को तो कोई मतलब ही नहीं है। इसकी माँ इसके लिए क्या क्या नहीं करती है, और ये लड़का है जो कभी अपनी आदत से बाज नहीं आएगा, कहकर फ़ोन को बेड पर फेंक देती है। मेन डोर पर वो लड़का और लड़की आकर खड़े हो जाते हैं और ज़ोर से वो लड़का आवाज़ लगाता है, दादी माँ कहाँ हैं आप, देखिए मैं आ गया हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर वसुंधरा देवी बाहर हॉल में आती हैं। वो इस लड़के को देखकर हैरान रह जाती हैं और कहती हैं, आर्यन? जो लड़का दरवाजे पे खड़ा था वो कहता है, हाँ दादी माँ मैं आ गया और आपकी बहू को भी साथ लाया हूँ। वसुंधरा देवी आर्यन के पास जाकर, आप हमसे मजाक कर रहे हैं ना, उस लड़की की तरफ इशारा करके कहती है, ये कौन है? आर्यन उस लड़की के कंधे पर हाथ रख कर कहता है, मिसेस आर्यन सिंह शेखावत। आर्यन के इतना कहते ही उनकी वसुंधरा देवी, आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? हाँ, हम आपके सगाई की तैयारी कर रहे हैं और शायद आप भूल रहे हैं कि आज आपकी सगाई है। हम उन लोगों से क्या कहेंगे, बोलिए? वो लड़की जो दुल्हन बनी खड़ी थी, वो ये बात सुनकर मन ही मन में, ये आदमी क्या सच में पागल है? आज इसकी सगाई थी और इसने मुझसे आज शादी कर ली, पता नहीं और क्या क्या पता चलना बाकी है। अर्पिता जो अपने रूम में थी, बाहर शोर होने की वजह से एक सर्वेंट जो वह कह रहा था उसे बुलाकर पूछती है, बाहर क्या शोर हो रहा है और कौन आया है? तो वो सर्वेंट कहता है, मैम वो आर्यन साहब आए हैं। और अर्पिता, और क्या? सर्वेंट, वो मैम आर्यन साहब किसी लड़की को अपने साथ लाए हैं,
अर्पिता सोचने लग जाती है, आर्यन वो भी लड़की के साथ जाकर देखना पड़ेगा कि बात क्या है। अर्पिता अपने रूम से बाहर हॉल में आ जाती है और आर्यन के साथ दुल्हन के लिबास में एक लड़की को देखकर चौंक जाती है। वसुंधरा देवी और आर्यन के बीच में बोल पड़ती है, आर्यन तुमने शादी कर ली। आर्यन बस आपकी ही कमी थी, लो वो भी पूरी हो गई। खाकर उन्हें गुस्से से देखने लगता है तो मिसेस शेखावत मिली अपनी नई बहू से, मिसेस आर्यन सिंह शेखावत से। वसुंधरा देवी, आर्यन ये आपने ठीक नहीं किया, बोल के अपने रूम में चली जाती हैं। आर्यन कुछ नहीं कहता। अर्पिता तुम्हारी सगाई थी आज और तुमने ये क्या किया। आर्यन मुझे नहीं लगता है कि आपको जवाब देना चाहिए, कहकर उस लड़की का हाथ पकड़कर ऊपर अपने कमरे की तरफ चल पड़ता है। आर्यन अपने रूम में आने के बाद उस लड़की को बेड के पास ले जाकर बेड पर फेंक देता है और कहता है, तुम्हारी जितनी हैसियत है उससे ज़्यादा ऐशो आराम मिलेगा और ज़्यादा उम्मीद मत रखना, समझी। कहकर वॉशरूम चला जाता है। वो लड़की बेड पर पड़ी सिसकियाँ ले रही थी। वो लड़की खुद को संभाल कर आईने के सामने खड़ी हो जाती है, अपना घूंघट हटाती है। आईने में उसका अक्स नज़र आता है। वो बहुत खूबसूरत थी, छोटी छोटी आंखें, काले घने लंबे बाल, उससे भी ज़्यादा बेहद मासूम। खुद को आईने में देख कर कहती है, तुझे बहुत शौक था दुल्हन बनने का, देख तू बन गई दुल्हन, वो भी आर्यन सिंह शेखावत की, मुबारक हो। मिसेस काजल आर्यन सिंह शेखावत कहकर अपने आंसू पहुँचने लगती है। बाहर बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। तभी आर्यन वॉशरूम से बाहर आता है और बालकनी का दरवाज़ा खुला होता है तो बालकनी में आ जाता है। काजल को खड़ा देखकर अपने दोनों हाथों को आपस में बांध कर कहता है, आर्यन क्या इरादा है, नीचे कूदना चाहती हो क्या। काजल आर्यन की आवाज़ सुनकर उसकी ओर मुड़ती है। आर्यन देखो जो करना है करो, बस मरना नहीं, ओके, बाकी तुम देख लो, कहकर वापस रूम में आ जाता है। काजल उसके पीछे पीछे वो भी रूम में आ जाती है। आर्यन मिरर के सामने तैयार हो रहा था। काजल कुछ कहना चाहती थी पर वो कुछ कह नहीं पा रही थी। आर्यन उसे चुप देखता रहता है। कुछ कहना चाहती हो। काजल सिर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। आर्यन तो बोलो क्या। काजल वो मेरा सामान। आर्यन उसे देखता है तो काजल उसे कहती है, मेरा मतलब था कि मेरे कपड़े, कहकर चुप हो जाती है। आर्यन तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कुछ ही देर में तुम्हारा सामान आ जाएगा। आर्यन मैं दादी माँ के पास जा रहा हूँ, उसे मनाना है। और काजल की तरफ पलटकर उसके पास जाकर कहता है, जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम रूम से बाहर मत निकलना, कहकर काजल की आंखों में देखकर नीचे चला जाता है। आर्यन नीचे वसुंधरा देवी के रूम में नॉक करता है। अंदर से आवाज़ आती है, आ जाएं। वसुंधरा देवी अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। आर्यन दादी माँ आप ठीक तो हैं। वसुंधरा देवी हाँ हम ठीक हैं, आइए हमारे पास बैठिए, कहकर एक बॉक्स देती है। खोलिए इसे। आर्यन पूछता है, दादी माँ क्या है इसमें। वसुंधरा देवी आप खुद ही देख लीजिए। आर्यन बॉक्स को खोलता है। उसे देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। आर्यन दादी माँ इसे आपने अब तक संभाल कर रखा था। वसुंधरा देवी कैसे नहीं रखते, संभाल कर, ये आपकी माँ की आखिरी निशानी जो है। आर्यन माँ जब भी इसे पहनती थी तब बहुत अच्छी लगती थी। वसुंधरा देवी हम जानते हैं, इसीलिए तो इसे आज आपकी पत्नी को देने जा रहे हैं, अब इसकी हकदार वो है। आर्यन वसुंधरा देवी को देखकर आप गुस्सा नहीं हैं मेरे फैसले से, मैंने बिना बताए अचानक से शादी कर ली। तो वसुंधरा देवी अचानक कैसे शादी, तो आप कर ही रहे थे, बस लड़की बदल गई। वसुंधरा देवी आर्यन एक बात कहें आपसे, आप बिल्कुल अपने पापा पर गए हैं। उन्होंने भी हमने जिस लड़की को उनके लिए पसंद किया था उससे शादी ना करके आपकी माँ से कर ली, आपने भी ठीक वैसा ही किया। आर्यन अगर मैं कहूँ कि ये लड़की ठीक नहीं है तो। वसुंधरा देवी आर्यन जब आपके पापा ने आपकी माँ से शादी की तब हम बहुत गुस्सा हुए थे, पर वक्त के साथ हमें ये समझ आ गया कि आपके पापा ने सही डिसीजन लिया था। आपकी माँ जितनी समझदार थी उतनी ही प्यारी थी। आर्यन आपको मुझ पर भरोसा है।
ये जानकर मैं खुश हूँ। मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आपको तकलीफ़ पहुँचे, आई प्रॉमिस। काजल अपने रूम में होती है, तभी एक सर्वेंट उसका सामान देकर चला जाता है। काजल अपने सामान में अपना फ़ोन निकाल कर कॉल करती है। दूसरी तरफ से एक औरत बोली, काजल, हेलो भाभी, मैं काजल बोल रही हूँ। वो भैया के बारे में जानना था, उन्हें होश तो आ गया है ना? वो कैसे हैं? अनु, नहीं अभी नहीं आया है होश, डॉक्टर देख के गए हैं, बोले हैं सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, ये बार बार कॉल मत करना, कहीं तेरे पति को पता चल गया तो कहीं गुस्से में शेखर का इलाज ही बंद ना करा दें, समझी? अब रखो, कहकर कॉल कट कर देती है। काजल के आंखों में आंसू आ जाते हैं। काश भैया का ना एक्सीडेंट हुआ होता और ना ही मुझे इस इंसान से शादी करनी पड़ती। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? काजल पलट कर देखती है। अर्पिता खड़ी थी। अर्पिता काजल को ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है, काफ़ी सुंदर हो। आर्यन को कहाँ से मिल गई? काजल अर्पिता को देख कर कहती है, अंदर आइए। आप कौन? अर्पिता, मैं आर्यन की माँ। कोई नहीं। अर्पिता पीछे पलटती है। आर्यन गुस्से से उन्हें देख रहा था। अर्पिता डर के कारण उसका गला सूखने लगता है। आर्यन अर्पिता से कहता है, आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में मत आया करें। अर्पिता, मैं तुम्हारे कमरे में कहाँ हूँ? मैं तो कमरे के बाहर हूँ, मैं तो बस नई बहू को देखने आई थी। आर्यन गुस्से से काजल की तरफ देखकर कहता है, तुमसे मैंने कहा था ना कि तुम मेरे से बिना पूछे इस घर में किसी से भी बात नहीं करोगी, तो तुम्हें एक बार में ये बात समझ में नहीं आती है क्या? कहकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। अर्पिता मुंह बनाते हुए, मेरे से पूछे बिना ये भी कोई बात हुई? हाँ, पता नहीं इसे कितनी सुंदर लड़की मिल गई कहाँ से, कहकर नीचे चली आती है। आर्यन काजल की बाह को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उससे कहता है, मेरी एक बात याद रखना कि कोई मेरी बात ना माने, उसके लिए मुझे बुरा बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे उस प्यारे से भाई का इलाज चलता रहे, तो जो मैं कह रहा हूँ उसे तुम्हें चुपचाप होकर करना पड़ेगा, समझी? काजल अपना हाथ छुड़ा कर कहती है, मुझे पता है कि आप मेरे भाई के इलाज के लिए पैसे दे रहे हैं, पर आप भी ये मत भूलिए कि इसके बदले मैंने आप जैसे बदतमीज इंसान से शादी की है। आर्यन, कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हो? काजल, आपसे ज़्यादा तो नहीं, मिस्टर आर्यन सिंह शेखावत। आर्यन हंसते हुए जाकर बेड के किनारे पर बैठता है। आई लाइक योर एटीट्यूड, और हो भी क्यों ना, मिसेस आर्यन सिंह शेखावत जो हो, तो तुम पर ये एटीट्यूड सूट करता है। काजल अपने दोनों हाथों को आपस में बांध कर बोलती है, ये एटीट्यूड आपको ही मुबारक हो। आर्यन खड़ा हो जाता है, और एक बात, आज शाम को घर में पार्टी है तो कोई बहाना नहीं चलेगा और टाइम पे रेडी हो जाना, कहकर रूम से बाहर चला जाता है। काजल खुद को समझते क्या है, अगर भाई की बात नहीं होती ना तो। तभी एक सर्वेंट दरवाज़ा नॉक करता है और कहता है, दादी माँ ने आपको अपने रूम में बुलाया है, नीचे से राइट में उनका कमरा है। काजल हाँ बोलती है। काजल, पता नहीं उनकी दादी कैसी होंगी, पोता तो इतना खड़ूस है, उनकी दादी है, भगवान अब आप ही मुझे बचा सकते हो, कहकर नीचे चली जाती है। काजल नीचे आती है और वसुंधरा देवी के कमरे के पास जाकर रुक जाती है, अपना हाथ बढ़ाती है दरवाजे की तरफ, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि दरवाज़ा खटखटाए। तभी अंदर से आवाज़ आती है, आ जाइए। काजल हैरान रह जाती है। वो अंदर आती है तो वसुंधरा देवी अपने बिस्तर के किनारे पर बैठी थी। वसुंधरा देवी काजल को देखकर कहती हैं, आइए बैठिए हमारे पास। काजल डरती हुई इनके पास बैठ जाती है। काजल, आपने मुझे बुलाया था? वसुंधरा देवी, हाँ, हमने आपको बुलाया था। काजल डरते हुए, आपको जो भी कुछ पूछना है आप मिस्टर शेखावत से पूछ लीजिएगा। वसुंधरा देवी काजल को देखती हैं और मन ही कहती हैं, कितनी मासूम है, पता नहीं क्या वजह थी जो आर्यन को इनसे शादी करनी पड़ी। वसुंधरा देवी कुछ बॉक्स देती हैं और कहती हैं, इनमें से जो पसंद है उन्हें आप अपने पास रख सकती हैं। काजल बॉक्स को देखती है, उसमें ज्वेलरी थी। काजल, पर मुझे इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वसुंधरा देवी मुस्कुराकर, हम जानते थे कि आप यही कहेंगी, आज शाम को घर में पार्टी है तो आप यूँ खाली तो नहीं रहेंगी ना, शेखावत की पार्टी है और उनकी बहू के गले ये सोने सोने अच्छे नहीं लगते हैं। काजल संकोच में थी कि क्या कहे,
वसुंधरा देवी, देखिए जिस हालत में आप दोनों ने शादी की है, हम नहीं जानते उस बारे में, पर इतना जरूर जानते हैं कि हमारा पोता कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया और ना ही हमसे उनसे पूछने की कोशिश की। हमें उन पर भरोसा है। काजल चुपचाप थी। वसुंधरा देवी काजल को यूं चुप देखकर, तो पसंद आया? कुछ देखिए, वरना हमें आर्यन की बात सुननी पड़ेगी, कहकर थोड़ा मुस्कुरा देती हैं। काजल, जो आपको पसंद है वो मैं पहन लूँगी। वसुंधरा देवी, देख लीजिए, बाद में ये मत कहिएगा कि कितना ओल्ड फैशन है। काजल थोड़ा मुस्कुरा देती है। नहीं, जो कहेंगी वो मैं पहन लूँगी। वसुंधरा देवी प्यार से उनके गालों को छूती हैं। खुश रहिए हमेशा। काजल उनके प्यार से छूने से उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत दिनों बाद किसी ने प्यार से इस तरह आशीर्वाद दिया था। वो अपने रूम में आ जाती है और वह बैठकर रोने लगती है। माँ, आपके और पापा के जाने के बाद किसी ने इस तरह मुझे प्यार किया है। आज आपकी और पापा की बहुत याद आ रही है। दूसरी तरफ आर्यन किसी काम से बाहर आया था, तभी उसे एक कॉल आती है। उसकी बात सुनकर कहता है, उसे अभी यहाँ आने मत देना, चाहे जो करना पड़े वो करो, पर अभी उसे यहाँ मत आने देना। मैं उससे रात में बात करता हूँ। अभी फ़िलहाल तुम उसे देखो कि वो खुद को कोई चोट ना पहुँचा पाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कहकर कॉल कट कर देता है। आर्यन, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है मिस काजल। अब देखना, अगर मैंने तुम्हारी ज़िंदगी नरक ना बना दी तो कहना, ये खुद से वादा है, कहकर कार लेकर चला जाता है। काजल, पता नहीं भैया को होश आया है या नहीं, कैसे पता करूं, कुछ सोचने लगती है। हाँ, निधि को कॉल करती है, वो भैया को देखने के बहाने हॉस्पिटल चली जाएगी, कहकर कॉल करती है। दूसरी तरफ से निधि, काजल की बेस्ट फ्रेंड, कॉल रिसीव करते ही बोल पड़ती है, कहाँ है यार तू? पता भी है मैंने तुझे कितनी बार कॉल किया, पर तू है कि मेरा कॉल तक नहीं उठा रही थी। काजल, एक मिनट, पहले सांस तो लेने दे, सामने वाले को कुछ कहने देगी तो कुछ बोल ही जाऊंगी ना। निधि, अच्छा ठीक है, पहले तू बोल। एक मिनट, क्या तेरी शादी उस आर्यन से हो गई? बोल ना। काजल, हाँ हाँ हो गई, मैं यह शेखावत विला में हूँ। निधि, तू खुश तो है ना? मेरा मतलब था कि वो तुझे कोई टॉर्चर तो नहीं कर रहा ना? मतलब देखा था ना हॉस्पिटल में कैसी बात कर रहा था तुझसे, मन तो था कि वही मुंह तोड़ दूँ। तू सच में ठीक है ना? काजल, हाँ मैं ठीक हूँ, और वो कोई मुझे टॉर्चर नहीं कर रहा है। मेरा एक काम कर, तू हॉस्पिटल जा और भैया की तबीयत कैसी है मुझे आकर बता, ओके? उदास होकर, तुझे तो पता है ना कि भाभी मुझे कुछ भी नहीं बताने वाली है। निधि, तू टेंशन ना ले, मैं हूँ ना, मैं तुझे भैया के बारे में पता करके बताती हूँ, ओके? चल, अभी मुझे कुछ काम है, उसके बाद मैं तुझसे बात करती हूँ। काजल, सब ठीक हो बस। काजल फ़ोन रखती है, तभी नॉक होती है। काजल, अब कौन है? पता नहीं है, दिन भर कोई ना कोई क्यों आते रहते हैं जब से आई हूँ। हे भगवान, कौन है? अंदर आ जाएं। सर्वेंट आता है। मैम, वो आर्यन सर ने आपके लिए कपड़े भेजे हैं, इन्हें कहाँ रखूँ? काजल बैग की तरफ इशारा करती है। काजल बैग में से कपड़े निकालने लगती है। ये तो साड़ी है और मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है। इसका मतलब मिस्टर शेखावत ने ये जानबूझकर लाए हैं। सिर पकड़कर बिस्तर पर बैठ जाती है। तभी आर्यन रूम में आता है और काजल को देखकर उसको गुस्सा आने लगता है। खुद को शांत करके बोलता है, क्या हुआ बेबी, साड़ी पसंद नहीं आई क्या? कहकर मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। काजल अपना सिर ऊपर कर आर्यन की तरफ गुस्से से देखने लगती है। कौन है यह? पर हाँ, आर्यन पलटकर काजल की तरफ देखता है और कहता है, क्या मतलब? काजल बेड से उठ जाती है। इस रूम में आपके और मेरे अलावा कोई और तो नहीं है, फिर ये बेबी क्यों? आर्यन काजल के पास आकर, क्यों, कुछ होने लगता है, कहकर अपनी डेविल वाली स्माइल देता है। काजल आर्यन की आंखों में आंखें डालकर कहती है, नहीं मिस्टर शेखावत, खासकर आपको देखकर तो नहीं। आर्यन गुस्से से, अच्छा तो किसे होता है देखकर? हाँ? काजल आर्यन के सवाल जवाब से तंग आ जाती है। शायद आप भूल रहे हैं मिस्टर शेखावत कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में कोई सवाल नहीं कर सकते हैं। आर्यन गुस्से में अपनी नज़रें इधर उधर करता है।
काजल आर्यन को इस तरह देखकर कहती है, क्या हुआ मिस्टर शेखावत, कुछ होने लगा क्या? आर्यन काजल के बहुत पास आ जाता है और अपने हाथ उसके कमर पर रख के उसे अपनी तरफ खींच लेता है। काजल आर्यन के ऐसा करने से वो हैरान रह जाती है। उसके दोनों हाथ आर्यन के कंधे पर जा रुकते हैं। आर्यन काजल की आंखों में देखकर कहता है कि लड़की में अदा नहीं है कि वो आर्यन सिंह शेखावत को रिझा सके। कहकर उसके होठों की तरफ देखने लगता है और कहकर उसके होठों की तरफ झुकने लगता है। काजल आर्यन को जोर से धक्का दे देती है, जिससे आर्यन काजल से दूर हो जाता है। वो गिरने ही वाला होता है पर खुद को संभाल लेता है। काजल उंगली दिखाकर, अगर आपने ऐसी हरकत दोबारा की तो? आर्यन हंसकर, तो क्या? हाँ, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं तुम पर यू नो व्हाट आई मीन? काजल गुस्से से, मुझे कुछ नहीं लग रहा है और ना ही कभी लगेगा। आर्यन हंसते हुए, यही अच्छा होगा। अचानक से डेविल वाले स्माइल के साथ, तुम्हें क्या लगा कि आर्यन शेखावत तुम्हें अपने होठों से लगाएगा? हाँ, कहकर काजल को घूरने लगता है। आर्यन सिंह शेखावत के बाहों में आने के लिए एक लेवल का होना जरूरी है। आर्यन सिंह शेखावत तुम जैसी लड़की के पास तो आ सकता है पर उसे होठों से लगा ले, ये हो नहीं सकता। काजल अपने दोनों हाथों को आपस में बांध कर कहती है, और मुझे आपके होठों से लगने का भी कोई शौक नहीं है। होगी कोई और जो आपके इस होठों को छूना चाहे, पर हम उनमें से नहीं है मिस्टर शेखावत। आर्यन डेविल स्माइल के साथ, बहुत गुरूर है तुम्हें अपने हुस्न पर। काजल, क्यों नहीं होना नहीं चाहिए? आर्यन अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए, इतना गुरूर अच्छा भी नहीं होता मेरी जान कि जब गुरूर टूटे तो मुंह छिपाने लायक जगह भी नहीं मिले। काजल, जो गलत होते हैं उन्हें डर होता है अपने गुरूर टूटने का, और जब हम गलत ही नहीं तो टूट के बिखरने का सवाल ही नहीं उठता। आपने गलत इंसान को गलत सवाल किया है। आर्यन हंसकर, इंसान भी सही है और सवाल भी। काजल, क्या मतलब है आपका? आर्यन बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। काजल उसका रास्ता रोक कर कहती है, आपने अभी क्या कहा, उसका जवाब दीजिए। आर्यन उसकी तरफ थोड़ा झुक कर कहता है, मेरा मूड नहीं है, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, कहकर वॉशरूम चला जाता है। काजल, जब जवाब देना ही नहीं होता है तो ऐसे सवाल करते ही क्यों हैं? शाम होते ही पार्टी की तैयारी शुरू हो जाती है। अर्पिता, जहाँ देखो बस सजावट ही सजावट और कुछ नहीं लगता है। आर्यन ने सारा पैसा बस इसमें ही खर्च करना है तो कल मेरे बच्चे के लिए तो कुछ नहीं छोड़ेगा। घर के फ़ोन से राघव को कॉल करती है, ये लड़का कब सुधरेगा पता नहीं, मैं इसके लिए मरी जा रही हूँ सोच सोच कर, और ये है कि मेरा फ़ोन तक उठाना ज़रूरी नहीं समझता। आर्यन अपने रूम में रेडी हो रहा था, ब्लैक कलर के सूट बूट में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। काजल रूम में आती है, उसको देखकर ठिठक जाती है। काजल मन ही मन, दिखने में इतना भी बुरा नहीं है, बस घमंड ज़्यादा करता है। आर्यन काजल को यूँ खुद को घूरते देख कर कहता है, क्या हुआ? हाँ, माना कि मैं हैंडसम लग रहा हूँ, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम मुझे नज़र लगाओ, बोलकर मिरर को खुद को देखने लगता है। काजल, आपको, वो भी मेरी नज़र? कहकर थोड़ा मुस्कुरा देती है। जो खुद दूसरों को नज़र लगाते हैं वो ऐसा सवाल ना ही करे तो बेहतर होगा। आर्यन काजल के पास आकर, तो मैं दूसरों को नज़र लगाता हूँ? काजल आर्यन के फिर से पास आने से वो थोड़ा दूर हो जाती है और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है। आर्यन को काजल का इस तरह मुंह कर फेर लेना पसंद नहीं आता। वो उसकी बाह को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। काजल एकदम से आर्यन के सामने जा खड़ी होती है। आर्यन गुस्से से, जब मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ और सामने वाला मुझे इग्नोर करे, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है काजल, और मुझे भी ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझसे ज़बरदस्ती बात करे मिस्टर शेखावत। आर्यन, वो मेरी बिल्ली मुझसे ही मांगो, आई लाइक यू, और हाँ, तुम भी रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें पार्टी में ही मिलूँगा, ओके? काजल, पर आप अभी से रेडी क्यों हुए हैं? अभी तो सिर्फ शाम हुई है, पार्टी तो रात को है ना? आर्यन, वैसे तो मैं किसी को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता, पर तुम मेरी लीगल वाइफ हो तो बता देता हूँ कि मुझे कुछ काम है, तो मैं पार्टी में ही मिलूँगा। और सबसे, और अगर तुम किसी और को बुलाना चाहती हो तो बुला सकती हो, कहकर उससे दूर हो जाता है। काजल उदास हो जाती है, नहीं, मुझे किसी को भी नहीं बुलाना है।
आर्यन काजल को उदास देखकर कहता है, ठीक है, वैसे मैंने तुम्हारे लिए कुछ मंगाया था, शायद अच्छा ही होगा, तुम उसे पार्टी में पहन कर आ जाना, मैं चलता हूँ। रूम से बाहर चला जाता है। वसुंधरा देवी अपने रूम में कुछ काम कर रही थी, तभी अर्पिता वहाँ आकर कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वसुंधरा देवी उनकी ओर देख कर कहती हैं, कुछ परेशान लग रही हैं आप। अर्पिता, माँ वो वसुंधरा देवी, बोलिए। अर्पिता, वो राघव से कुछ दिनों से बात नहीं हो पा रही है, तो आप। वसुंधरा देवी, आप परेशान मत होइए, पढ़ाई में बिजी होगा, कर लेगा फ़ोन। आप। अर्पिता, पिछले हफ्ते बात हुई थी, पर इस हफ्ते कोई बात नहीं हुई है, मैसेज करता था, पर परसों से मैसेज भी नहीं किया है। जानती हूँ, मानती हूँ थोड़ा लापरवाह है, पर फ़ोन भी तो कर सकता है, तो मैसेज का जवाब ज़रूर देता है। पर वसुंधरा देवी अर्पिता को चिंता में देख कर कहती हैं, आप परेशान मत होइए, मैं आर्यन को बोलती हूँ, आप चाहिए। वसुंधरा देवी आर्यन को फ़ोन करती है। आर्यन जो था वो नीचे ही आ रहा होता है। दादी माँ को कॉल करके उनके कमरे में जाता है। आर्यन, दादी माँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। आर्यन, क्या हुआ दादी माँ, आप ठीक तो हैं? वसुंधरा देवी, हम ठीक हैं, पर अर्पिता वो ठीक नहीं है। आर्यन अपने दोनों हाथों को आपस में बांधकर विंडो के पास जा खड़ा होता है, तो ये बात आप मुझे क्यों बता रही हैं? वसुंधरा देवी, वो कह रही थी कि राघव से बात नहीं हो पा रही है और ना ही मैसेज का वो जवाब दे रहे हैं, आप कुछ करिए। आर्यन उनकी बात सुनकर परेशान हो जाता है, पर अपने चेहरे पर परेशानी को लाने नहीं देता है। वसुंधरा देवी, आर्यन हम आपसे कुछ कह रहे हैं। आर्यन पलटकर, वो दादी माँ, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझसे बात हुई थी। वसुंधरा देवी, आपकी बात हुई थी, ये जानकर अच्छा लगा, हम अर्पिता को बता देंगे। वैसे आपने उन्हें अपनी शादी की बात बताई भी है कि नहीं? अरे हम भी ना कैसी बातें करते हैं, आपने तो सबसे पहले उन्हें ही बताया होगा, है ना? आर्यन खामोश खड़ा रहता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्या कहें कुछ समझ में नहीं आता है। वसुंधरा देवी, आप चुप क्यों हैं? आपने उन्हें बता तो दिया है ना, वरना नहीं बताया होगा तो घर आने के बाद पूरा घर सर पे उठा लेगा, और करे भी क्यों ना, आपने उन्हें इतना सर पे जो चढ़ा रखा है, छोटा भाई है कहकर हंसने लगती हैं। आर्यन उनको इस तरह हंसता देखकर मन ही मन, आपको कैसे बताऊं कि उसकी हालत ठीक नहीं है, पर जिसकी वजह से ये हुआ है ना, उसे इतना तड़पाना है कि फिर कभी किसी का दिल तोड़ने से पहले 100 बार सोचेगी, कहकर वहाँ से निकल जाता है। आर्यन बाहर आकर किसी को कॉल करता है, कैसी तबीयत है उसकी, ठीक है ना? दूसरी तरफ से, हाँ ठीक है, हमने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया है। आर्यन, क्या बेहोशी का इंजेक्शन? पर क्यों? सर देखिए, वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो रहे थे तो देना पड़ा, बार बार अपना फ़ोन मांग रहे थे, हम क्या करते सर? शेखावत, आर्यन ठीक है, कुछ भी हो मुझे पहले बता दिया करो, उसके बाद कुछ करना। कॉल कट कर देता है गुस्से से, मेरा भाई आज जिस भी हालत में है सिर्फ तुम्हारी वजह से है, आज की पार्टी सारी ज़िंदगी भर याद रहेगी। मिसेस शेखावत, काजल अपने रूम में होती है, तभी उसे निधि का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि उसके भैया ठीक है। ये जानकर काजल को अच्छा लगता है। रात का समय, काजल मिरर के सामने खड़ी थी, हाथों में गुलाबी रंग की चूड़ियाँ, कानों में छोटे छोटे झुमके, बीच मांग करके बालों का जूड़ा बना रखा था, मांग में नई नवेली दुल्हन जैसे सिंदूर भरा था, मेकअप ना के बराबर था, होठ में गुलाबी लिपस्टिक जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी, ऊपर से गुलाबी बनारसी साड़ी जो उसके गोरे रंग को और निखार रही थी। काजल खुद को मिरर में देखकर कहती है, जब सोचती थी कि खुद की शादी होगी तो ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है, पर जैसा हम सोचते हैं ज़रूरी तो नहीं कि वैसा हो। मेरी इस खुशियों में मेरे अपने ही नहीं हैं। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। शेखावत विला में सारे मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। वसुंधरा देवी और अर्पिता दोनों मेहमानों को देख रहे होते हैं। पार्टी बाहर गार्डन में रखी गई थी। मिसेस मेहता अपनी बेटी जूही के साथ आती हैं। अर्पिता वसुंधरा देवी को आंखों के इशारे से कहती है, वो लोग आ गए। वसुंधरा देवी चेहरे पर मुस्कान लिए उनको कहती हैं, कैसी हैं आप? मिसेस मेहता, ठीक हूँ, वैसे आर्यन दिखाई नहीं दे रहा, रेडी हो रहा है ना?
वसुंधरा देवी और अर्पिता एक दूसरे को देखकर क्या कहें, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। अर्पिता, मिसेज मेहता, आप मेरे साथ आइए ना, और जूही बेटा तुम भी आओ ना। वसुंधरा देवी मन ही मन में, ये लोग तो आ गए, आप कहाँ हो आर्यन, जल्दी आ जाइए। अर्पिता, मिसेस मेहता से मुझे तुमसे कुछ कहना है। मिसेस मेहता, वैसे डेकोरेशन तो बहुत ही सुंदर है। तभी जूही बीच में बोल पड़ती है, आंटी आर्यन कहाँ हैं, बताइए ना। अर्पिता अपने हाथ से अपना सिर पकड़कर मन ही मन में कहती है, ये माँ बेटी दोनों के दोनों पागल है। मैं इन्हें ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ, और ये है कि जूही, क्या हुआ आंटी, आपके सर में दर्द है क्या, कहो तो दबा दूँ। अर्पिता खींच कर कहती है, नहीं मेरा गला दबा दो, अच्छा होगा, कहकर वहाँ से चली जाती है। जूही, माँ आंटी की तबीयत खराब लग रही है। वसुंधरा देवी अकेली खड़ी होती हैं। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। सब आवाज़ की तरफ देखने लगते हैं तो आर्यन वह माइक पर लेकर खड़ा था। सारे मेहमान स्टेज की तरफ जाने लगते हैं। आर्यन बोलना शुरू करता है, तो आप सब लोग इस पार्टी में आए हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बड़ा वाला थैंक यू। अर्पिता और वसुंधरा देवी एक दूसरे को देखकर आर्यन की तरफ देखने लगते हैं। आर्यन, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि आप लोगों को क्यों पार्टी में बुलाया है। सब लोग कहने लगते हैं, आज तुम्हारी सगाई है। आर्यन हंस देता है और ना में सिर हिला देता है। जूही शर्माने लगती है, अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है। आर्यन, तो आप सब रेडी हैं सरप्राइज़ के लिए, तो तैयार हो जाइए और अपना दिल थाम कर बैठिए, तो इनसे मिलिए, कहकर अपना हाथ सामने की तरफ इशारा करता है। सब पीछे पलट कर देखते हैं तो काजल खड़ी है। आर्यन, मिलिए इनसे, मिसेस काजल आर्यन सिंह शेखावत से, कहकर हंसने लगता है। सारे रिश्तेदार ये सुनकर चौंक जाते हैं। वसुंधरा देवी और अर्पिता सब लोगों को देखने लगते हैं। मिसेस मेहता और जूही तो जैसे हैरान रह जाते हैं। आर्यन स्टेज से नीचे उतरकर काजल के पास जाकर उसके अपने हाथ आगे करके कहता है। काजल इधर उधर देखने लगती है। आर्यन, जान, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम आर्यन सिंह शेखावत की बीवी हो। काजल उसके हाथ में अपना हाथ रख देती है। आर्यन स्टेज के ऊपर चढ़ जाता है और काजल को भी साथ में चढ़ता है। आर्यन, तो आप सब इनसे मिलिए, मेरी लवली वाइफ काजल आर्यन सिंह शेखावत। नीचे सब मेहमान बातें करने लगते हैं। मिसेस मेहता आर्यन से पूछती हैं, ये सब क्या है, आज मेरी बेटी की तुमसे सगाई थी और ये सब क्या हो रहा है। वसुंधरा जी, आप कहती कुछ क्यों नहीं, आप चुप क्यों हैं। वसुंधरा देवी खामोश थी। अर्पिता मन ही मन में, ये सब तो बताने वाली थी, पर तुम और तुम्हारी वो पागल बेटी कुछ सुनती कहाँ है। जूही रोने लगती है। आर्यन काजल को देखकर कहता है, वैसे तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। काजल आर्यन को देखकर थोड़ा मुस्कुरा देती है। आर्यन, मन ही मन में थोड़ा सा मुस्कुरा लो मेरी जान, फिर पार्टी की रौनक तो तुमसे ही होनी है। वसुंधरा देवी आर्यन के पास जाकर, अब हम जाते हैं, आप सब पार्टी एंजॉय कीजिए। आर्यन, दादी माँ कुछ देर और रुक जाइए प्लीज़ मेरी खातिर। हाँ, उनका हाथ पकड़ के कहता है। वसुंधरा देवी, आप जानते हैं ना कि हमें ऐसी पार्टी पसंद नहीं है, हम तो सिर्फ आपके लिए आए थे, अब आप दोनों ये पार्टी एंजॉय कीजिए, कहकर वहाँ से चली जाती हैं। आर्यन, अच्छा हुआ जो दादी चली गई, वरना उन्हें यह जो होता वो अच्छा नहीं लगता। अर्पिता मिसेस मेहता के साथ एक कोने में बात कर रही होती है। मिसेस मेहता जो थी बहुत ही गुस्से में थी। मिसेस मेहता, तुमने जो कहा था कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारे उस सौतेले बेटे के साथ करना चाहती हो, अब क्या है बोलो। अर्पिता उसको समझाती, तुम जानती हो ना कि मैं ऐसा ही चाहती थी, पर ये आर्यन एंड टाइम पर मेरा फेंका हुआ पासा पलट दिया। मिसेस मेहता, कहीं आर्यन को हम दोनों मिले हुए हैं इस बारे में पता तो नहीं चल गया ना। शंका जाहिर करते हुए अर्पिता, नहीं, अगर उसे पता चल गया होता तो वो मुझे ताना जरूर मारता, उसकी आदत है मुझे ताना मारने की, कहकर मिसेस मेहता को देखने लगती है। मिसेस मेहता, पर अब क्या करें, हमारे पास एक रास्ता था जायदाद हासिल करने का, पर अर्पिता मुझे कुछ सोचने दो और अब चलते हैं, वरना किसी ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। आर्यन सारी लाइट ऑफ करने को कहता है, सिर्फ एक मेन लाइट ऑन करने को कहता है। जी सिर्फ आर्यन और काजल के ऊपर फोकस करती है।
आर्यन गाना शुरू होते ही काजल के पास जाकर उससे डांस करने के लिए बोलता है। काजल पहले मना कर देती है, फिर आर्यन के फोर्स करने पर मान जाती है। आर्यन काजल के दोनों हाथों को अपने कंधे के ऊपर रखता है और खुद उसके कमर में दोनों हाथ डाल के डांस करने लगता है। काजल डांस करते हुए आर्यन के आंखों में आंखें डालकर उसे दिमाग में क्या चल रहा है उसे जानने की कोशिश करती है। आर्यन बेबी तुम मेरी आंखें पढ़ना चाहती हो कहकर एक किलर वाली स्माइल देता है। काजल नहीं तो क्यों, यूं ही आपको देखने का मन कर रहा था तो सोचा कि देख लूं। आर्यन तो बेबी को मुझे देखना है, ये बात तो मुझे पहले भी बता सकती थी। उसके कान के पास जाकर तो मैं ये पार्टी ही कैंसिल करवा देता और जी भर कर खुद को देखने देता हमारे प्राइवेट रूम में, कहकर अपने हाथों की उंगलियों से शैतानी करने लगता है। काजल जब उसे आर्यन के छूने का एहसास होता है तो निगाहें नीचे करके उसके हाथ को देखने लगती है और जो उसके हाथ को झटक देती है और गुस्से से देखने लगती है। आर्यन क्या हुआ बेबी, अच्छा नहीं लगा? हाँ बोलो तो कुछ और करके दिखाओ, कहकर हंसने लगता है। काजल एक्सक्यूज मी कहकर वहाँ से चली जाती है। काजल वॉशरूम की तरफ जाती है, उसे रास्ते में जूही मिलती है। जूही तो तुम्हारी वजह से आर्य ने मुझसे शादी नहीं की, वरना आज मेरी सगाई हो रही होती। काजल देखो तुम जो कह रही हो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कहकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखने ही वाली होती है। जूही दूर करते हुए दूर रहो और ये झूठी सिंपैथी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने मुझे मेरा आर्यन छीना है, तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी। काजल देखो मेरी बात सुनो, जो तुम कह रही हो। जूही नहीं कुछ मत बोलो, तुमने मेरी खुशियाँ मुझसे छीनी है, तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी, मेरी बद्दुआ है, कहकर रोते वहाँ से चली जाती है। काजल सब मुझे ही गलत क्यों समझते हैं, क्या गलती की है मैंने जो हर किसी को सिर्फ मेरी गलती दिखाई दे रही है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कहकर वह गार्डन के दूसरे हिस्से के तरफ चली जाती है। इधर आर्यन काजल के बारे में सोच रहा होता है, अभी तक ये क्यों नहीं आई, कह कर गई थी। तभी उसे कॉल आती है, वो सबसे दूर जाकर हेलो बोलता है। दूसरी तरफ से सर्वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, क्या करें आप बताइए, उन्हें इंजेक्शन देना है या नहीं? आर्यन परेशान होकर कोई और रास्ता नहीं है उसे शांत करने का, कुछ तो होगा। दूसरी तरफ से सर हैवी मेडिसिन है, पर आपके वो कोई भी दवाई नहीं ले रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जल्दी बताइए। आर्यन को सोचकर ठीक है दे दीजिए, पर ध्यान से, उसे कुछ होना नहीं चाहिए, सर आप फिक्र ना करें, कहकर कॉल कट कर देते हैं। आर्यन जो बेहद गुस्से में होता है, बस बहुत हो चुका, सिर्फ तुम्हारी वजह से मिस काजल दीक्षित, आज मेरा भाई दर्द में है, तो सिर्फ तुम्हारी वजह से आज उसे शांत करने के लिए इंजेक्शन देने पड़ रहे हैं। मैं कभी अपना गुस्सा किसी लड़की पर नहीं निकालना चाहता था, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया है ये सब करने को। आज रात तुम्हारे लिए जहन्नुम से कम नहीं होगी। आर्यन कब से रूम में उसका इंतजार कर रहा था, पूरा रूम सजाया गया था, आज उनकी फर्स्ट नाइट थी, इसीलिए काजल अभी भी बाहर पार्टी खत्म हो चुकी थी, पर उसका मन बिल्कुल भी नहीं था, रोने के कारण उसकी आंखें सूज गई थी। आर्यन रूम में बैठे बैठे सिगरेट पीने लगा था, जब भी वो टेंशन में होता है स्मोक करता है। काजल रूम में आती है तब पूरे रूम में अंधेरा होता है, दरवाज़ा जैसे ही बंद करती है तब पीछे से कोई उसे बाहों में भर लेता है और अपना गाल काजल के गाल के पास ले आता है और कहता है, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था। काजल समझ जाती है कि ये आर्यन ही है, वो खुद को छुड़ाने का प्रयास करती है, पर आर्यन ने उसे टाइट पकड़ रखा था। काजल आर्यन के बोलने से समझ जाती है कि उसने ड्रिंक कर रखा है। आर्यन क्यों, क्या हुआ बेबी? हाँ आज हमारी फर्स्ट नाइट है। काजल ये आप क्या बोल रहे हैं, और आप जानते हैं ना कि हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। आर्यन यार अच्छा खासा मूड क्यों ख़राब कर रही हो, उसे अपने सामने लाते हुए अपने हाथ को उसके चेहरे पर फेरने लगता है। काजल आर्यन के उसे छूने से एक अलग ही एहसास होता है, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। काजल खुद को संभाल कर आर्यन से, अभी आपने पी रखी है? आर्यन उसके कमर को अपनी ओर खींच लेता है
तो मैंने पी लिया है, तो क्या तुम्हें कोई शक है कि मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाऊंगा? काजल आर्यन के ऐसे बात से उसे गुस्सा आने लगता है। आर्यन को पकड़कर उसे बिस्तर के पास ले जाकर बिस्तर पर धक्का दे देती है, लाइट ऑन करती है। जब देखती है कि पूरा रूम डेकोरेट है तो आर्यन की तरफ देखने लगती है। आर्यन बिस्तर पर गिर जाता है और कहता है, क्या इरादा है बेबी? कहकर हंसने लगता है। काजल उसके जूते निकाल देती है और उसके सर के नीचे तकिया लगा देती है। आर्यन उसका हाथ पकड़ लेता है। एक बात बोलूं? काजल बिना किसी भाव के, बोलिए। आर्यन, तुमने उसका दिल क्यों तोड़ा? हाँ, उसका कहते उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तुम्हें पता भी है कि उसे कितनी तकलीफ पहुंच रही है? आर्यन बात करते हुए, उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। काजल, आप क्या बोल रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। किसका दिल तोड़ा है मैंने? आर्यन अपनी ही धुन में, जब किसी लड़की को किसी से प्यार नहीं करना होता है तो चुपचाप क्यों नहीं चली जाती? उसको किसी से कंपेयर करके उसका दिल तोड़ने की क्या ज़रूरत होती है? काजल, आप किसकी बात कर रही हैं? किसका दिल टूटा है? आर्यन सो चुका था। काजल उसे उठाने लगती है पर आर्यन नहीं उठता है। काजल, ये किसकी बात कर रहे थे? और मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा। फिर आर्यन को ब्लैंकेट से ढक देती है और खुद बालकनी में जाकर निधि को कॉल करती है। निधि फ़ोन बजने से उठाती है। काजल का कॉल देखकर हेलो बोलती है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? काजल, हाँ सब ठीक है। मैंने तुझे कुछ बताने के लिए कॉल किया था। निधि, क्या? काजल, आर्यन कह रहे थे कि मैंने किसी का दिल क्यों तोड़ा है। निधि बिस्तर से उठते हुए, क्या कहा तूने? मतलब तूने किसी का दिल तोड़ा है? और यह बात आर्यन ने खुद अपने मुंह से कही है? काजल, हाँ, उन्होंने खुद मुझे ये बात कही है। पर निधि, पर क्या? हाँ। काजल, हाँ, पर नशे में कहा है उन्होंने। निधि, नशे में मतलब वो किसी और के बारे में बोल रहे होंगे। काजल सोच में पड़ जाती है। शायद तू सही कह रही है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। निधि, अच्छा देख, बाकी बातें बाद में करते हैं, अभी मुझे नींद आ रही है, तो प्लीज़ क्या मैं सो जाऊँ? हाँ। काजल, हाँ, मैं भी ना। खैर जाने दे, अब सो जा। गुड नाइट, बाय। निधि बाय बोलकर कॉल कट कर देती है। अगले दिन काजल आर्यन के उठने का इंतजार कर रही थी। काजल, मुझे आज इनसे बात करनी ही पड़ेगी। आर्यन, जो अभी भी सोया था, जैसे ही पलटता है काजल को खुद को देखता पाता है। आर्यन, क्या हुआ बेबी? ऐसे मुझे सुबह सुबह देख रही हो? कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है। काजल दूसरी तरफ देखने लगती है। आर्यन, क्या हुआ बेबी? लगता है कल रात की वजह से अभी भी गुस्सा हो। काजल आर्यन को देखकर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आर्यन, बोलो ना बेबी, क्या बोलना चाहती हो? तुम्हारी हर बात सुनने के लिए आई एम रेडी। क्या बोलना है तुमको? बोलो जरा। काजल, आप फ्रेश हो जाइए, उसके बाद बात करते हैं। आर्यन, जो हुक्म मेरे आका, कहकर वॉशरूम में चला जाता है। आधे घंटे बाद आर्यन ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। काजल उसके पीछे खड़ी थी। आर्यन सर पीछे कर हल्का सा देखता है, फिर वापस सामने देख कर कहता है, बोलो, क्या बोलना चाहती हो? काजल थोड़ी घबरा कर कहती है, मुझे वो। आर्यन, क्या बेबी, तुम्हारे शब्द क्यों नहीं निकल रहे आज? काजल, मैं वो कहना चाहती थी कि मुझे वापस अपने जॉब पर जाना है। आर्यन उसकी तरफ मुड़ के, क्या कहा बेबी? कि तुम उस 10,000 वाले काम को, सॉरी, जॉब कहती हो? काजल, मिस्टर शेखावत, आपके लिए इतने पैसों की कोई वैल्यू नहीं होगी, पर मेरे लिए इतने पैसों की वैल्यू बहुत है। आर्यन उसके पास आकर उसको उंगली दिखाते हुए, मेरे लिए क्या वैल्यू है क्या नहीं, ये तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता, और तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो अलमारी से अपना एक कार्ड निकाल कर उसे देने लगता है, ये रखो, जितना चाहे उतना खर्चा कर सकती हो। काजल कुछ कहना चाहती है, परंतु आर्यन चुप रहने को कहता है। आर्यन, जब तक हम कॉन्ट्रैक्ट में हैं तब तक तो नहीं, उसके बाद तुम जो भी करना चाहो वो कर सकती हो, और हाँ, तुम्हारे भाभी के जो भी खर्चे हैं
मैं उन्हें भी उठा सकता हूँ, समझी? सो दोबारा मुझे ये काम करने के बारे में मत बोलना। काजल बालकनी में चली जाती है। आर्यन जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगता है, बाहर अर्पिता दरवाजे के पास कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश कर रही होती है। आर्यन के अचानक से दरवाज़ा खोलने से गिरते गिरते बचती है। आर्यन गुस्से से, मिसेस शेखावत, तो आपकी आदत नहीं सुधरने वाली है ना बातें सुनने की? अर्पिता हड़बड़ाकर, मैं वो आर्यन उनके पास आकर, ये तो बिल्कुल मत कहिए मिसेस शेखावत, आप यूं ही गुजर रही थी, क्योंकि ये आप भी अच्छे से जानती है। अर्पिता, मैं तुम्हारी बातें क्यों भला सुनने लगी? मुझे क्या पड़ी है जो मैं? आर्यन, तो ये आप इतना रुक रुक कर क्यों बात कर रही हैं मिसेस शेखावत? अर्पिता, मैं तो तुम दोनों को बुलाने आई थी, माँ के कहने पर, और कुछ भी नहीं, बस कहकर वहाँ से चली जाती है। आर्यन, एक मिसेस शेखावत को संभालना कम था क्या जो एक और मिसेस शेखावत आ गई? आर्यन वापस रूम में आता है और काजल को नीचे आने के लिए बोल देता है। वसुंधरा देवी डाइनिंग टेबल पर बैठकर आर्यन और काजल का इंतजार कर रही होती है। आर्यन को नीचे आते देख कर कहती हैं, आप और काजल कहाँ हैं? हमने तो आप दोनों को बुलाया था। आर्यन, दादी माँ वो बस आ रही है। वैसे आपने क्यों बुलाया है? वसुंधरा देवी, आप हमारे पास तो बैठिए, फिर बताते हैं। आर्यन बगल में बैठ जाता है। काजल नीचे आकर पहले वसुंधरा देवी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। सदा सुहागन रहिए। काजल, आपने बुलाया था दादी माँ? वसुंधरा देवी, आज आपकी पहली रसोई है, तो हम चाहते हैं कि आज आप अपने हाथों से हमारे आर्यन के लिए कुछ बनाइए। आर्यन काजल की तरफ देख कर कहता है, रहने दीजिए ना दादी माँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे लेट हो रहा है। वसुंधरा देवी, आज इनकी रसोई है, आज आप कोई ऑफिस नहीं जा रहे हैं, बस हमने कह दिया तो बस। आर्यन, दादी माँ प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मुझे जाना ज़रूरी है। काजल चुप होती है। वसुंधरा देवी, काजल बेटा, आप क्यों नहीं कहती इनसे, शायद आपके कहने से रुक जाए। काजल मन ही मन में, ये और मेरी बात सुनेंगे, इसके लिए तो इन्हें 7 जन्म लेने होंगे। दादी माँ आप ही कहिए, अब मैं क्या कहूँ? आर्यन, दादी माँ मुझे अब चलना चाहिए, आपसे रसोई का काम करते रहिए, मैं अब चलता हूँ। तभी कौन कहाँ जा रहा है मुझे भी तो बताइए। सब दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। अथर्व, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहकर वसुंधरा देवी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। वसुंधरा देवी, आप अभी तक कहाँ थे? ऐसा क्या काम आ गया था जिसकी वजह अपने दोस्त की शादी की पार्टी में भी नहीं आए थे? अथर्व आर्यन की तरफ देखकर, ये तो आप मेरे इस खड़ूस बॉस से पूछिए। आर्यन, क्या कहा तुमने कि मैं, वो भी खड़ूस? हाँ, तुम्हें ये लगता है? वसुंधरा देवी, अब बस भी कीजिए, आप हमेशा अथर्व को इतना काम दे देते हैं कि वो भी करे तो क्या। अच्छा, आप हमारे साथ नाश्ता कीजिए, चलिए। अथर्व, नहीं दादी माँ, वो आज एक ज़रूरी मीटिंग है तो हमें जाना होगा। क्यों आर्यन? आर्यन, हाँ दादी माँ, हमें जाना चाहिए अब। वसुंधरा देवी, पर आपने तो अभी तक काजल से भी नहीं मिले हैं, उनसे तो मिलते जाइए। अथर्व काजल की तरफ देखकर, दादी माँ मैं भाभी से मिल चुका हूँ। वसुंधरा देवी, ठीक है जाइए, पर रात का खाना आपको यहीं खाना होगा। अथर्व मुस्कुराकर कहकर चला जाता है। आर्यन बाहर गाड़ी में अथर्व का इंतजार कर रहा होता है। अथर्व के आते ही पूछने लगने लगता है, राघव कैसा है, वो ठीक है ना? अथर्व, आर्यन तुम चिंता मत करो, सब ठीक है, और वो थोड़ा शांत भी हो गया है, डॉक्टर की निगरानी में है वो 24 घंटे। और बता, घर में किसी को शक तो नहीं हुआ ना राघव को लेकर? आर्यन, नहीं हुआ था मिसेस शेखावत को, पर मैंने सब संभाल लिया। अथर्व, कुछ पूछो तुझसे? आर्यन, हाँ पूछो। अथर्व, तुमने कुछ पूछा भाभी से? आर्यन उसे घूर कर देखने लगता है। अथर्व, मेरा मतलब था कि काजल, उन्होंने कुछ बताया कि उस रात क्या हुआ था जिसकी वजह से राघव की ये हालत है? आर्यन गुस्से से, नहीं, अभी तक मैंने उसे इस बारे में कुछ नहीं पूछा। पर अथर्व, पर क्या? आर्यन, मुझे कहीं ना कहीं उसकी आंखों में एक सच्चाई नज़र आती है, पता नहीं क्यों, उसे देखता हूँ तो लगता है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ।
किसी बेकसूर के साथ। अथर उस रात काजल राघव के साथ थी, ये तुम भी जानते हो। वो फोटो जिसमें ये साफ नजर आ रहा था कि काजल उस रात राघव के साथ थी, और उसका वो पर्स जो राघव के पास मिला था। आर्यन अपना सिर सीट पर टिका देता है। यही बात तो है जो यकीन करना भी चाहूँ तो भी यकीन है कर सकता हूँ। अथर बस आर्यन को देखने लगता है। एक बात पूछे? आर्यन हाँ। अथर अगर कल हमें ये पता चलता है कि काजल इनोसेंट है तो क्या करोगे? आर्यन मुझे नहीं पता, मैं बस अपने भाई के बारे में सोच रहा हूँ और कुछ नहीं। सामने देखने लगता है। अथर राघव ठीक हो जाएगा, तुम देख लेना। आर्यन अब चलो, मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। ऑफिस की तरफ चल पड़ते हैं। शेखावत मेंशन। अर्पिता काजल के रूम में जाती है उससे बातें करने, पर काजल रूम में नहीं होती है तो वापस अपने कमरे में आ जाती है। काजल वसुंधरा देवी के रूम में उसके साथ बैठी होती है और बात कर रही होती है। वसुंधरा देवी बहुत खुश थी कि उसके साथ कोई बात करने वाला आ गया। ये सोचकर डायमंड ग्रुप ऑफिस के अंदर आर्यन और अथर जरूरी मीटिंग में थे, तभी किसी का कॉल आता है आर्यन को। पहले आर्यन इग्नोर करता है, पर बार बार कॉल आने पर वो कॉल उठा लेता है। थोड़ी देर बात करने के बाद उसके चेहरे पर गुस्सा आने लगता है। आर्यन खड़ा हो जाता है और मीटिंग खत्म बोलकर वहाँ से चला जाता है। अथर कुछ समझ नहीं पाता कि आर्यन को अचानक क्या हुआ, वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। आर्यन जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। अथर उसके गाड़ी के पास आता है, पर तब तक आर्यन वहाँ से जा चुका होता है। आर्यन को कॉल करने की कोशिश करता है, पर वो कॉल ही नहीं उठाता है। आर्यन एक कॉफ़ी शॉप में जाता है, किसी का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी एक आदमी वहाँ आता है और आर्यन के बगल में बैठ जाता है। आर्यन बोलो वीरेन, क्या पता चला जो तुमने मुझे यहाँ बुला लिया? वीरेन सर, इतना पता चला है कि उस दिन क्लब में आपके भाई और उस लड़की के बीच में बहुत झगड़ा हुआ था। बात इतनी बढ़ गई थी कि उस लड़की ने, आर्यन उसके आंखों में लाली उतर आती है। उस लड़की ने क्या? बोलो। वीरेन उस लड़की ने थप्पड़ भी मारा था और उसके बाद आपके भाई वहाँ से चले गए थे। आर्यन तो उसने राघव को थप्पड़ मारा था? उसकी इतनी हिम्मत? वीरेन की तरह देखकर उसे जाने को कहता है। वीरेन वहाँ से चला जाता है। आर्यन खुद से ही, तो मिसेस शेखावत, तुम्हारी वजह से मेरे भाई की ये हालत है और तुम सुकून से जियो, ये तो हो नहीं सकता और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। आर्यन वहाँ से घर की तरफ चला जाता है। घर पहुंचकर सीधे अपने रूम में जाता है। वहाँ काजल को ढूंढता है, पर उसे कहीं नहीं मिलती है। उसे गुस्सा आने लगता है और सोचने लगता है कि कहीं उसने जॉब पर तो नहीं चली गई। आर्यन इसका मतलब वो जॉब पर गई है। मेरी बात कहाँ मानने वाली है? एक बात मान नहीं सकती मेरी, समझती क्या है खुद को? आने दो फिर बताता हूँ। अपने रूम से बाहर निकल आता है, नीचे आने लगता है। अर्पिता तुम कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ चाहिए क्या? आर्यन अर्पिता की तरफ नहीं देखते हुए कहता है, आप क्या, अगर मैं कुछ ढूंढ भी रहा हूँगा तो आपको क्या मतलब है? अर्पिता मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी, तुम हर बार गुस्सा क्यों हो जाते हो? आर्यन अपने गुस्से पर काबू कर, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम से काम रखिए, कहकर गुस्से से देखकर जाने लगता है। अर्पिता ठीक है, मुझे क्या, पर जिसे तुम्हारी नज़र इधर उधर ढूंढ रही है उसे मैंने अभी बाहर जाते हुए देखा है। तुम आर्यन बात पूरी होने से पहले वापस अपने रूम की तरफ चल पड़ता है। अर्पिता मुस्कुराते हुए, चलो थोड़ी सी आग लगा ही ली मैंने, कहकर अपने रूम की तरफ चल देती है। आर्यन अपने रूम में गुस्से में टहल रहा होता है। किसी सर्वेंट को आवाज़ लगाता है। एक सर्वेंट डरते हुए अंदर आता है। आर्यन गुस्से से, क्या तुम्हारी काजल मैम को घर से बाहर जाते हुए देखा है तुमने? सर्वेंट हाँ सर, देखा तो है, पर आर्यन बीच में, अब तुम जा सकते हो। वो सर्वेंट चुपचाप चला जाता है। आर्यन तो तुम सच में घर से बाहर निकल गई, मतलब तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखना, इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। आर्यन गुस्से से अपने रूम में आता है। रात होने को होती है, पर अभी तक काजल का कुछ भी पता नहीं था।
रात को 7 बजे काजल अपने रूम में आती है तो देखती है कि रूम की सारी लाइट्स बंद है। अंदर आकर लाइट ऑन करती है तो सामने चेयर पर आर्यन बैठा नजर आता है। काजल मन ही मन में, आज ये इतनी जल्दी कैसे आ गए। आर्यन काजल को देखकर, इतनी जल्दी कैसे आ गई बेबी, कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं आ गई। ताने कसता है। काजल, आपको कुछ काम था मुझसे? हाँ। आर्यन खड़े होकर उसके पास आकर, पति जब काम से घर लौटे तब वो ये उम्मीद करता है कि उसकी पत्नी उसका इंतजार में रहे और एक गिलास पानी तो पूछे, कुछ और ना ही सही। काजल, आप शायद भूल रहे हैं मिस्टर शेखावत कि हम सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हैं और ये पति पत्नी वाली हरकतें आप ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आपको पानी चाहिए था तो आप किसी से भी कह सकते थे, बहुत सारे सर्वेंट हैं आपके घर में। आर्यन, जानता हूँ कि मेरी हरकतें पति वाली ज़्यादा हैं, पर क्या करूँ जब पत्नी इतनी ज़्यादा सुंदर हो तो, कहकर उसके चेहरे को छूने लगता है। काजल, कुछ और भी कहना था आपको या मैं जाऊँ? आर्यन, एक सवाल का जवाब दो, मेरे मना करने के बाद भी तुम घर से बाहर क्यों गई? काजल, हाँ मैं गई थी, पर वो। आर्यन, जैसे तुमने कसम खा रखी है ना मेरी बात ना मानने की। हाँ, तुम उस जॉब के लिए गई थी ना, जब मैंने तुम्हें मना किया था तो क्या ज़रूरत थी? काजल, मेरी बात तो सुनिए। आर्यन, और कुछ नहीं सुनना है मुझे, कहकर रूम से बाहर चला जाता है। काजल, खुद से ही क्या है ये समझते क्या हैं खुद को, बस खुद कहते गए और खुद ही सुनते गए। काजल, तू पागल हो जाएगी एक दिन, ये तो देख लेना। रात को खाने के टाइम सब लोग होते हैं सिवाय आर्यन के। वसुंधरा देवी काजल से, बेटा आपको पता है कि आर्यन अभी तक घर नहीं आए हैं? काजल, दादी माँ वो काम के सिलसिले में चले गए, कुछ भी कहकर नहीं गए। कहाँ गए हैं? अर्पिता। काजल, नई नई शादी हुई है, कम से कम आर्यन का इंतजार तो कर ही सकती थी ना, इतनी जल्दी भूख लग गई? वसुंधरा देवी अर्पिता को घूर कर देखती है तो चुप हो जाती है। काजल, वो मैं। वसुंधरा देवी काजल से, अरे बेटा आप आर्यन को ज़्यादा नहीं जानती होगी, वो ऐसा ही है, जब काम होता है ना तो उसे ना ही खाने का होश होता है और ना ही सोने का, तो आप बेफिक्र होकर खाना खाइए। अर्पिता मुंह बनाते हुए मन ही मन में, एक आर्यन कम था जो अब एक और उनकी नई लाडली आ गई, ऐसे में तो मेरे बेटे के लिए ना पैसा बचेगा और ना ही प्यार, सबको इन दोनों में लुटा देंगी ये बुढ़िया तो। काजल अपना खाना खत्म करके अपने रूम में आ जाती है। आर्यन रात के 12 बजे घर आता है शराब पीकर, तो देखता है कि काजल सो रही होती है। उसके पास जाकर उसके चेहरे पर आ रहे बाल को पीछे करता है और कहता है, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें पहली बार कब देखा था? पिछली दिवाली पर देखा था, जब तुम मंदिर में दिए रख रही थी, तब पहली बार किसी को देखकर ये निगाहें ठहर सी गई थी। वो तुम थी, गुलाबी बनारसी साड़ी में। जब तुम्हें देखा तो देखता ही रह गया। बहुत लड़कियों को देखा होगा साड़ी में, पर तुम पर से नज़र ही नहीं हट रही थी। कुछ तो कशिश थी इन आँखों में जो मुझे तुम्हारी ओर खींच रही थी। तुम तो अपने में ही मग्न थी, सब मुझे देखने में बिजी थे, पर तुम्हें मेरे होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, जैसे मैं हूँ ही नहीं। इतना हैंडसम बंदा, हंसते हुए, जिसे तुम इग्नोर पे इग्नोर किए जा रही थी। उस दिन सोच लिया था कि शादी तुमसे ही करूँगा, इस घर में तुम एक प्रिंसेस की तरह आओगी, पर उसके आँख से आंसू निकलने लगते हैं। पर तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे बारे में दादी माँ से बात भी करने वाला था, तभी राघव के एक्सीडेंट की खबर आ गई। मैं तुरंत दार्जिलिंग गया और वह अपने भाई, उस तरफ देखकर तुम भी सोच नहीं सकती कि उस वक्त मेरी क्या हालत थी। आर्यन, मुझे लगा कि मैंने उसे खो दिया है। मुझे रह रहकर पापा की बात याद आने लगी थी। जब पापा की तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम दोनों चाहे एक माँ के बेटे ना हो, पर तुम्हारे पिता तो एक ही है ना। चाहे कोई तुम दोनों को सौतेला कहे, पर तुम ये बात कभी भी अपने मन में नहीं लाओगे। ये वादा करो मुझसे कि मेरे जाने के बाद तुम राघव के एक बड़े भाई ही नहीं, उसके पिता बन के दिखाओगे। वादा करो मुझसे, अपनी खुशी से पहले उसकी खुशी का ख्याल रखोगे। मैं जानता हूँ कि तुम अर्पिता को कभी अपनी माँ की जगह नहीं दे पाओगे, और तुमसे कह भी नहीं रहा हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने छोटे भाई का ख्याल एक पिता की तरह रखना। आर्यन, मैंने पापा ये वादा किया है और मरते दम तक इसे निभाऊंगा।
आर्यन रोने लगता है। खुद को थोड़ा संभल कर कहता है, जब मैंने तुम्हारी और राघव की फ़ोटो देखी थी तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूं, पर अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मेरा मन तुमसे नफरत करने लगा है। जिस भाई की एक हंसी से पूरा शेखावत विला गूंज जाता है, आज उस भाई को शांत करने के लिए इंजेक्शन देने पड़ रहे हैं। तुम सोच भी नहीं सकती कि अभी मैं किस दर्द से गुजर रहा हूँ। अभी तक मैंने घर वालों को कुछ नहीं बताया है। जब दादी माँ को पता चलेगा, मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ। मेरा दिमाग कहता है कि मुझे अपने भाई का तुमसे बदला लेना चाहिए, पर दिल कुछ और कहता है कि काजल पलट कर सीधा हो जाती है। आर्यन चुप हो जाता है। मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ ना? तुम सो जाओ अब। कभी कभी मैं तुमसे ज़्यादा गुस्सा करता हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज़ गुड नाइट बोल के उसके बगल में लेट जाता है और सो जाता है। सुबह जब काजल की आंख खुलती है तब पलटने की कोशिश करती है, पर आर्य ने उसे अपने हाथ से पकड़ रखा था। उठने की कोशिश करती है, पर आर्य ने उसे जोर से पकड़ रखा था। हल्का सा हिलने की कोशिश करती है, पर थक हार कर चुपचाप ही लेट जाती है। तभी एक सर्वेंट आवाज़ देकर कहता है, आर्यन सर, आपसे मिलने कोई आया है, आप बाहर आ जाइए। आर्यन जब ये आवाज़ सुनता है तो उठने लगता है। तभी उसकी नज़र काजल पर जाती है, जो चुपचाप लेटी हुई थी। आर्यन प्यार से उसके माथे पर एक छोटा सा किस कर गुड मॉर्निंग बोल के वॉशरूम में चला जाता है। काजल आर्यन के जाने के बाद अपनी आंखें खोलकर हैरान रह जाती है। मन ही मन सोचने लगती है, क्या उन्होंने मुझे किस किया? पर क्यों? क्या चल रहा है इनके दिमाग में? कैसे पता करूं? दादी माँ, हाँ, एक वही है जो इनके बारे में जानती है। निधि की कॉल आने लगती है। काजल हेलो बोलती है। क्या हुआ? इतनी सुबह कॉल क्यों किया? सब ठीक तो है ना? निधि हाँ, सब ठीक है। तुझे एक गुड न्यूज़ देनी है, भैया को होश आ गया है। काजल ये सुनकर खुश हो जाती है। मैं आज ही उनसे मिलने आऊँगी कहकर कॉल कट कर देती है। आर्यन नीचे आता है और सर्वेंट से पूछता है, कौन है? सर्वेंट नहीं पता कहकर चला जाता है। आर्यन थोड़ा आगे आकर देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, तुम यहाँ? रिया जल्दी से जाकर आर्यन के गले लग जाती है और कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया कहकर दूर होती है। आर्यन वैसे अचानक यहाँ कैसे? रिया अपने दोनों हाथों को आपस में बांधकर खड़ी होकर आर्यन को देखकर कहती है, तो खुश नहीं हो मुझे देखकर? आर्यन सोफे पर बैठते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। दादी माँ से नहीं मिलोगी? रिया बगल में बैठकर मिलूंगी, सबसे पहले तुमसे तो मिल लो कहकर उसके कंधे पे अपना सर रख देती है। काजल जो ऊपर से नीचे आ रही होती है, वो उन दोनों को देखकर वहीं खड़ी रह जाती है। तभी अर्पिता हॉल में आती हैं और रिया और आर्यन को साथ में देखती हैं। तभी उसकी नज़र ऊपर काजल पर पड़ती है तो वो जानबूझकर काजल से कहती है, अरे काजल, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ नीचे देखो कौन आया है। मन ही मन में बहुत खुश होती है, आओ ना। अर्पिता के कहते ही आर्यन और रिया ऊपर देखते हैं तो आर्यन रिया के बगल से उठ खड़ा होता है। रिया आर्यन को ऐसा करते देख हैरान रह जाती है। वो भी खड़ी हो जाती है और काजल को देखने लगती है। काजल उन दोनों को देखकर हल्का मुस्कुरा देती है। आओ, और नीचे आती है अर्पिता। काजल इससे मिलो, ये है आर्यन और राघव की बचपन की दोस्त रिया रायचंद। काजल रिया को देखती है जिसने स्किन टाइट जीन्स पहन रखी थी और वाइट टी शर्ट, हाई हील, खुले बाल, रेड लिपस्टिक जिसमें वो काफ़ी ग्लैमरस लग रही थी। काजल उसे देखती ही रह जाती है। रिया काजल को ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर आर्यन के हाथ में अपना हाथ फंसा कर कहती है, तुमने इससे शादी की है? आर्यन लुक एट यू एंड बहन जी टाइप, यू नो। आर्यन रिया का हाथ छोड़कर काजल के बगल में खड़ा हो जाता है और कहता है, रिया ये काजल है, मेरी वाइफ कहकर काजल का हाथ पकड़ लेता है। काजल आर्यन को बस देखती ही रह जाती है। रिया को आर्यन का यूं उसका हाथ छोड़कर काजल का हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगता है, पर वो कुछ नहीं कहती है। वसुंधरा देवी, अरे रिया बेटा, कब आई तुम? हमें बता तो दिया होता तो किसी को एयरपोर्ट भेज देते तुम्हें लेने के लिए। रिया जाकर उनसे मिलती है और कहती है, मैं तो आप सबको सरप्राइज़ देना चाहती थी, पर काजल को देखकर कहती है, मुझे ही सरप्राइज़ मिल गया।
एनीवे मैं थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है। अर्पिता हाँ हाँ जाओ आराम कर लो, बाकी बातें बाद में करेंगे। वसुंधरा देवी रिया आप जाइए आराम कर लीजिए, बाद में नाश्ता कर लीजिएगा, ओके। रिया गेस्ट रूम की तरफ जाती है। काजल अपने रूम में आती है, उसके पीछे आर्यन भी आ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। आर्यन वो रिया है मेरी दोस्त वो। काजल मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, फिर आप ये सब कुछ क्यों? आर्यन मुझे लगा कि तुम नाराज हो गई हो, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, वो बस मेरी एक दोस्त है और कुछ भी नहीं। काजल ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं आप? आर्यन नहीं बस। काजल वो मुझे आपसे कुछ कहना था, वो मुझे भैया को देखने जाना था, अगर आप कहें तो क्या मैं जा सकती हूँ? आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ठीक है मैं तुम्हें ले चलता हूँ, मुझे भी कुछ काम है हॉस्पिटल में, तो तुम रेडी हो जाओ, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, कहकर बाहर निकल जाता है। काजल ये इतनी जल्दी मान गए, मुझे लगा था कि कुछ और कहेंगे, पर ये तो चलो रेडी हो जाती हूँ। आर्यन और काजल दोनों गाड़ी में चुपचाप बैठे हुए थे, कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। काजल एक बार आर्यन की तरफ देखकर मन ही मन में कहती है क्या हुआ, अगर नाराज हो गए तो पर कहना तो पड़ेगा ना। हिम्मत करके आर्यन की तरफ देखकर कहती है काजल मुझे आपसे कुछ कहना था, अगर आप गुस्सा नहीं होंगे तो, कहकर सामने हॉस्पिटल की तरफ देखकर आर्यन सामने देखकर कहता है हाँ बोलो। काजल वो भैया को हमारे शादी के बारे में नहीं पता है, मैं अभी उनसे इस बारे में भी बात नहीं करना चाहती हूँ, जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होती है मैं उनसे सब कुछ बता दूंगी, आई प्रॉमिस यू। आर्यन थोड़ा परेशान हो जाता है, फिर काजल की तरफ देखकर कहता है ठीक है पर अभी के लिए बस। हाँ काजल हंस देती है, हाँ बस अभी के लिए, थैंक यू सो मच, कहकर अपना मंगलसूत्र निकाल कर बैग में रख देती है। आओ, और जैसे ही अपना बाल को छूने लगती है आर्यन उसका हाथ पकड़ लेता है और बहुत उम्मीद के साथ काजल की आंखों में आंखें डाल कर कहता है इसे तो मत मिटाओ ना। काजल आर्यन को देख कर कहती है, बहुत प्यार से कहती है, मैं सिंदूर को मिटा नहीं रही हूँ, बालों से छिपा रही हूँ बस, ताकि भैया को ना दिखे बस। आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, वो काजल को ऐसे ही देखता रहता है। काजल भी आर्यन को ही देखती ही रह जाती है। तभी पीछे से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आती है, जिससे दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। आर्यन ठीक है तुम जाओ, मैं गाड़ी पार करके आता हूँ। काजल अपने बाल से अपने सिंदूर को छिपा लेती है और हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। आर्यन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगा तुम्हारा यूँ सिंदूर को ना मिटाना। काजल क्यों ये दिल आज ये सिंदूर को मिटाना नहीं चाहता है, ये जानते हुए भी कि ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, फिर भी पता नहीं मेरा दिल आज उनको करीब देखकर जोरों से क्यों धड़कने लगा था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, फिर आज उनके पास होने से मुझे क्यों कुछ होने लगा है। निधि हाय मैडम कहाँ खो गई, और तुम खुद से ही कब से बातें करने लगी हो? हाँ काजल को यूँ खुद से ही बातें करते देख कहती है काजल नहीं तो मैं तो बस भैया के बारे में ही सोच रही थी, एक बात और ये कि तू उनसे शादी के बारे में कुछ नहीं कहेगी प्लीज़। निधि हाँ मैं समझ सकती हूँ, पर भाभी अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो क्या करोगे? हाँ काजल मैं पहले उनसे बात कर लेती हूँ, फिर भैया से मिलूँगी, ठीक है? निधि हाँ पहले जा, उनको अच्छी तरह से समझा लेना, क्योंकि उनके दिमाग में काम की बात ज़रा देर से समझ में आती है। काजल अपनी आंखें दिखाकर बस करना, हॉस्पिटल है ये, चलकर अपने भैया के रूम की तरफ चल पड़ते हैं। अनु दरवाजे पर ही खड़ी थी, रुको मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। काजल हैरानी से क्या बात है भाभी? अनु शेखर को अभी अपनी शादी के बारे में मत बताना, अभी अभी उनकी तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी है, ऐसा ना हो कि तुम्हारी शादी के बारे में सुनकर और ख़राब हो जाए। निधि तो हैरान ही रह जाती है अनु की बात को सुनकर। हाँ भाभी मैं और काजल यही बात कर रहे थे कि भैया से अभी कुछ नहीं बताते हैं। काजल हाँ भाभी मैं भी यही कहना चाहती थी आपसे। अनु ठीक है चलो अंदर, कहकर शेखर के पास चले जाते हैं। काजल अपने भैया को देखकर बहुत खुश होती है। भैया आप ठीक है ना? शेखर लेटे हुए हल्का मुस्कुरा देता है, धीरे से कहता है ठीक हूँ, ये बता कि कल क्यों नहीं आई देखने? हाँ तेरा काम मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है?
काजल एक बार अनु की ओर देख कर कहती है, नहीं भैया, वो मुझे सच में कल जरूरी काम पड़ गया था, वरना ऐसा हो सकता है कि मैं अपने इतने प्यारे से भैया से मिलने ना आऊँ। हाँ शेखर, ठीक है। अनु तुम थोड़ा सा डॉक्टर को बुलाने चली जाओगे क्या? मुझे हल्का सा हाथ में दर्द हो रहा है। काजल परेशान होकर, क्या हुआ भैया, आप ठीक तो है ना? आप कहें तो मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। अनु, शेखर आप ठीक है? मैं अभी जाती हूँ। काजल अनु को कुछ कहना चाहती थी पर शेखर उसका हाथ पकड़ लेता है। शेखर, अनु जल्दी जाओ ना। अनु वहाँ से चली जाती है। शेखर काजल का हाथ पकड़ कर कहता है, एक बात बोलूँ, ये हॉस्पिटल मुझे महंगा सा लग रहा है। ये बात मैं अनु के सामने नहीं कहना चाहता था, क्योंकि तू बता कि मेरे इलाज के लिए इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? हाँ। काजल जैसे सुन सी हो गई थी ये सुनकर। वो भैया मैं। शेखर, देख मैं जानता हूँ कि तूने ही पैसों का इंतजाम किया होगा, अब मुझे कहाँ से पैसों का इंतजाम किया होगा बता। काजल मन ही मन में, क्या बोलूं, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। तभी आवाज़ आती है कि आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। काजल तो दरवाजे की तरफ देखकर हैरान ही रह जाती है। काजल के मुंह से निकल जाता है, अथर्व आप? शेखर काजल के मुंह से नाम सुनकर सामने देखता है। निधि मन ही मन में, ये कौन है? इसके बारे में तो काजल ने कुछ बताया भी नहीं। अथर्व काजल के पास आकर शेखर की तरफ देखकर कहता है, अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक तो है ना आप? शेखर पहले तो हैरान होकर काजल की तरफ देखता है, फिर अथर्व की ओर देख कर कहता है, माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन? काजल अथर्व की ओर देखकर कहने लगती है, मन ही मन में, क्या बोलूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अथर्व काजल की तरफ देखकर समझ जाता है। शेखर की तरफ देखकर कहता है, सर मैं इस हॉस्पिटल के ट्रस्टी शेखावत सर जी के असिस्टेंट हूँ। शेखर कंफ्यूज होकर, सर आप यहाँ? अथर्व देखिए मैं आपको बताता हूँ, दरअसल आपने आर्यन सिंह शेखावत का नाम तो सुना होगा। शेखर, सर उन्हें कौन नहीं जानता है। अथर्व, ये जो हॉस्पिटल है ना, ये उनका है। जब आपको यहाँ लाया गया था तो आपकी हालत बहुत नाजुक थी। उसी वक्त आर्यन सर भी यहीं थे, किसी काम के सिलसिले में यहाँ आए थे। तो काजल की तरफ इशारा करके कहता है, और इत्तेफाक की बात तो ये थी कि कुछ नई मशीनें मंगवाई गई थी, जो कि उसे जल्दी से यूज़ करके देखना भी था कि वो सही है कि नहीं, वरना वो वापस नहीं होती। तभी आप यहाँ लाए गए तो सर ने ये डिसाइड किया कि आपका ट्रीटमेंट उस मशीन से होगा। अथर्व काजल की तरफ आंख से इशारा करता है, प्लीज़ कुछ कीजिए। काजल आगे बढ़कर शेखर का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, भैया आपको मुझ पर भरोसा है ना, फिर आप ये सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? शेखर, मैं तो। काजल, आपको अभी ये सब के बारे में मत सोचिए प्लीज़, मेरी खातिर। हाँ शेखर, ठीक है, पर बाकी की पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना? काजल, हाँ सब हो जाएगा, आप अभी टेंशन मत लो प्लीज़। शेखर थोड़ा हंसकर, हाँ ठीक है। अथर्व, तो मैं अब चलता हूँ। काजल को देखकर कहता है, आप थोड़ा बाहर आए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। काजल, शेखर भैया से अभी आती हूँ, आप आराम कीजिए, कहकर बाहर निकल जाती है। उसके पीछे निधि भी चली जाती है। अथर्व काजल से, भाभी सॉरी, पता नहीं मैं अंदर क्या क्या बोल गया, मुझे जो सही लगा वो। काजल, आपने जो कुछ कहा अंदर कुछ हद तक बात को तो संभाल लिया, वरना भैया। निधि काजल के कंधे पर हाथ रखकर, यार जो हुआ शायद अच्छा हुआ, अब इस बारे में मत सोच, ठीक है? तभी अनु वहाँ पर आ जाती है, तुम दोनों बाहर क्यों आ गई, तुम्हारे भैया को अकेला छोड़कर? तभी उसका ध्यान अथर्व की ओर जाता है। अनु, ये कौन है? काजल, भाभी ये मिस्टर शेखावत के दोस्त हैं। अथर्व अनु की तरफ नमस्ते करता है। अनु मुंह बनाते हुए अंदर चली जाती है। काजल, मैं मिस्टर शेखावत से मिलकर आती हूँ, वो भी तो आए थे, पता नहीं कहाँ चले गए, कहकर वहाँ से चली जाती है। अथर्व मुस्कुराते हुए निधि से कहता है, हाय मेरा नाम अथर्व है, मैं। निधि अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, तो मैं क्या करूं, कहकर वहां से जाने लगती है। अथर्व हैरान होकर, अजीब लड़की है, उसके पीछे जाते हुए, अपना नाम ही बताया, वैसे मैं जान सकता हूँ आपका शुभ नाम क्या है? निधि अपने दोनों हाथों को आपस में बांधकर सीधे खड़ी हो जाते हैं। क्यों, आपको अपना नाम चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं? अथर्व कंफ्यूज होकर, मैं अपना नाम क्यों चेंज करूं? निधि, इसीलिए तो आप मेरा नाम जानना चाहते हैं, है ना मिस्टर? मिस्टर,
वॉट एवर जो भी आपका नाम है या हो, कहकर वहाँ से चली जाती है। अथर खुद से, यार ये लड़कियाँ अपना नाम बताने में इतना भाव क्यों खाती हैं, बस नाम ही तो जानना था, कौन सा शादी के लिए पूछ रहा था जो इतने नखरे दिखा कर गई है। काजल आर्यन को ढूंढते हुए बाहर आती है तो देखती है कि आर्यन अपनी गाड़ी के पास किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा है। उसके पास जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। आर्यन को पता नहीं था कि काजल ठीक उसके पीछे खड़ी है और वो फ़ोन कट करके जैसे ही मुड़ता है काजल से टकरा जाता है। काजल अचानक से आर्यन के पलटने से संभल नहीं पाती और पीछे गिरने लगती है तो वो आर्यन अपना फ़ोन छोड़कर उसे पकड़ लेता है। काजल जो अपने आंखें बंद कर लेती है। आर्यन जो काजल को पकड़े हुए था वो धीरे से काजल के कान पर कहता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पकड़ रखा है तो अपनी आंखें खोल सकती हो। काजल जब आर्यन की बात सुनती है तो अपनी आंखें खोलकर आर्यन को देखकर इधर उधर देखकर सीधा होकर दूर हो जाती है। थैंक यू आर्यन, तुम बाहर क्यों आ गई, तुम्हारा भाई तो अब काफ़ी ठीक हो गया है। काजल की नज़र आर्यन के नीचे गिरे फ़ोन पर जाती है तो उसे उठाकर आर्यन को देते हुए कहती है, ये तो शायद टूट गया। आर्यन, रहने दो, कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा फ़ोन भी है, तुमने बताया नहीं कि क्यों बाहर आ गई। काजल, भैया आप ठीक है, आप अंदर नहीं आए तो मुझे लगा कि आर्यन कि मैं कहीं भाग गया हूँ। थोड़ा हंस देता है। काजल मन ही मन में ये मुस्कुराते भी हैं। आर्यन, वैसे मुझे अभी कुछ काम है तो तुम अथर के साथ घर आ जाना, फ़िलहाल मुझे अभी जाना होगा, कहकर गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। काजल, पता नहीं जब क्या चलता है इनके मन में, कहकर अंदर आ जाती है। निधि, काजल सुन, अब मुझे चलना चाहिए, तो रुक रही है ना। काजल उदास होकर, नहीं, मिस्टर शेखावत ने घर जाने को कहा है तो मैं भी घर जाऊंगी। निधि, तो चल मेरे साथ, मैं तुझे घर छोड़ दूंगी। अथर, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप जा सकती हैं, मैं भाभी को शेखावत मेंशन छोड़ दूंगा। निधि अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, क्यों, मैं आपकी भाभी को कहीं और लेकर छोड़ने वाली हूँ, जो कोई ज़रूरत नहीं है, कह रहे हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अथर, इसलिए कह रहा हूँ, आर्यन को ये पसंद नहीं आएगा। काजल, रहने देना प्लीज़, तू अब जा, मैं अथर जी के साथ चली जाऊँगी। अथर जी, आप यहीं इंतज़ार कीजिए, मैं भैया को बाय कह कर आती हूँ। अथर हमें सिर हिला देता है। अथर की गाड़ी में बैठ जाती है। दूसरी तरफ आर्यन गाड़ी चला रहा होता है। खुद से कहता है, मैंने काजल को घर से बाहर निकलने के लिए मना कर रखा है, पर वो कहीं जाने के लिए भी नहीं कहती है, मुझे तो लेकर जाना चाहिए ना कहीं उसे। कुछ देर सोचने के बाद आज रात को डिनर पर कहीं बाहर लेकर चला जाता हूँ, उसे अच्छा लगेगा। आर्यन काजल को फ़ोन करता है पर रिंग जाने से पहले ही कट कर देती है। अगर उसने मना कर दिया तो एक काम करता हूँ, उसे पूछ ही लेता हूँ, कहकर फिर से कॉल करता है पर काजल कॉल नहीं उठाती है। आर्यन, कोई बात नहीं, शायद अपने भाई के पास बिजी हो, घर चल कर बात करता हूँ। अथर गाड़ी चला रहा होता है, तभी उसे आर्यन का कॉल आता है। आर्यन उसे कुछ कहता है, उसके बाद कॉल कट देते हैं। अथर काजल की ओर देख कर कहता है, भाभी मुझे एक काम है यहीं पास के होटल में, तो क्या आप प्लीज़ कुछ देर के लिए वहाँ चल सकती हैं प्लीज़, उसके बाद मैं आपको घर छोड़ दूँगा। काजल, हाँ ठीक है, पर आप मिस्टर शेखावत को एक बार बता दीजिए तो अच्छा होगा। अतर, भाभी उसकी चिंता मत कीजिए, बस कुछ ही देर की बात है, कहकर होटल की तरफ गाड़ी मोड़ देता है। अतर होटल पहुंचकर रिसेप्शन में जाकर कुछ बात करता है। उसके बाद काजल के पास आकर कहता है, भाभी मेरा एक क्लाइंट मेरा इंतज़ार कर रहा है, आप तब तक होटल घूम लीजिए। काजल, ठीक है, आप जाइए, अगर आपका काम खत्म हो जाए तो फ़ोन कर दीजिएगा। अथर हाँ कहकर चला जाता है, फिर फ़ोन करके कहता है, काम हो गया है, मैं जा रहा हूँ, कहकर होटल से निकल जाता है। काजल होटल में घूम ही रही थी, तभी एक लड़की उसके पास आकर कहती है, हेलो मैम। काजल पीछे पलट कर देखती है और इशारे में पूछती है, क्या? हेलो, मेरा नाम नीता है, मुझे आपसे 2 मिनट का काम है, प्लीज़ आप मेरी एक हेल्प कर दीजिए ना, प्लीज़ मैम। काजल पहले इधर उधर देखने के बाद कहती है, कैसी हेल्प? हाँ, और मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। फिर नीता, मैं जानती हूँ कि ना आप मुझे जानती हैं ना ही मैं आपको, पर मैम अगर कोई मेरी मदद इस वक्त कर सकता है तो वो आप ही हो, प्लीज़ मैम प्लीज़। काजल नीता के बार बार रिक्वेस्ट करने पर कहती है, ठीक है आपकी हेल्प करूँगी, पर कुछ गलत तो
नीता नो 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 मैम, जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है, आप मेरे साथ चलिए फिर मैं बताती हूँ। काजल, पर मैं यह किसी के साथ आई हूँ, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगी, ठीक है। नीता थोड़ा हंसकर ओके मैम, कोई बात नहीं है, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। काजल चलिए। नीता एक रूम में काजल को लेकर चली जाती है। काजल जब अंदर जाती है तो उस रूम में बहुत से ड्रेस रखी हुई होती हैं। काजल उन्हें देखकर हैरान रह जाती है और सबको छू छू कर देखने लगती है। नीता काजल को ड्रेस यूँ छू कर देखकर कहती है, मैम आपको इन ड्रेस को छू कर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। काजल हैरानी से नीता को देखने लगती है, पर क्यों? नीता, मैम मुझे आपकी हेल्प इसी चीज़ में चाहिए थी। दरअसल मैम आज हमारी कंपनी कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है एंड जो मॉडल आने वाली थी लंच पर वो थोड़ी लेट है एंड हमें ड्रेस फाइनल करने उसकी फिटिंग भी करनी है ताकि जब मॉडल आ जाए तो वो सीधे रेडी होकर इवेंट पर जाए। काजल हैरानी से, पर इस सब में मैं क्या कर सकती हूँ? नीता, मैम अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हमने सोचा क्यों ना कोई जो उसकी जैसी पर्सनैलिटी की हो जिससे हम ये ड्रेस काजल पहनकर उसकी फिटिंग करा सके, राइट? नीता, यस मैम। काजल, आर यू श्योर? नीता, मैम प्लीज़। जाकर एक नीली ड्रेस देकर कहती है, मैम ये वाला ट्राई कीजिए ना, उस वाले रूम में चेंज कर लीजिए प्लीज़ मैम। काजल ड्रेस लेकर चली जाती है। तब उस रूम में कोई नहीं होता है, सब तरफ देखने लगती है, कहाँ गए सब, अभी तो यहीं थे, कहाँ गए? तभी एक होटल स्टाफ आता है। काजल, आपको पता है अभी जो इस रूम में थे वो सब कहाँ गए हैं? स्टाफ, नहीं पता मैम, पर हाँ मैंने एक लड़की को अभी नीचे जाते हुए देखा है, आप चाहें तो चेक कर सकती हैं। काजल जाने लगती है, तब रुककर वापस पूछती है, नीचे किस तरफ जाना है? स्टाफ, लॉबी से दाएं मुड़ जाइएगा। काजल थैंक यू बोल के नीचे चली जाती है। ढूंढते ढूंढते पता नहीं वो लड़की कहाँ चली गई, किसी से पूछ कर देखती हूँ, किसी ने देखा हो। जाकर एक होटल स्टाफ से पूछती है, एक बात बताइए, यह होटल में कोई इवेंट हो रहा है? वो कह रहा होता, नहीं मैम आज तो कोई इवेंट नहीं हो रहा, होटल में शायद आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिली हो। काजल, पर उस लड़की ने तो यही कहा था, पर वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? एक मिनट, क्या आपने रेड कलर के टॉप पहने एंड जीन्स पहने एक लड़की को जाते देखा है? हाँ मैम, एक लड़की को उस तरफ जाते हुए देखा है अभी। काजल थैंक यू सो मच कहकर उस तरफ चली जाती है, पर वहाँ जाकर देखती है कि रूम के बाहर बोर्ड पर प्राइवेट रूम लिखा हुआ होता है। काजल हैरान हो जाती है, अब क्या करूं, अंदर जाऊं या? पर ऐसे किसी के प्राइवेट रूम में नाम से लग रहा है कि कोई वीआईपी होगा अंदर। काजल थोड़ी देर वहीं पर रहकर इंतज़ार करती है, जब कोई नहीं निकलता है रूम से तो वो नॉक करने के बारे में सोचती है, एक नॉक करती हूँ, यही नहीं हुई तो चली जाऊँगी। ठीक है, काजल नॉक करती है। जैसे ही नॉक करती है दरवाज़ा खुला हुआ होता है, ये दरवाज़ा तो पहले से ही खुला हुआ है और मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। अंदर जाती है तो अंधेरा होता है। जैसे ही लाइट ऑन करती है सामने देखती है तो हैरान रह जाती है, पूरा कमरा गुलाब के फूलों से सजाया गया था, बिस्तर पर भी हार्ट शेप डिज़ाइन में गुलाब के फूलों से सजाया गया था। काजल सोचती है शायद मैं गलत रूम में आ गई, किसी ने किसी के लिए कितना कुछ किया है तो जाहिर सी बात है वो सरप्राइज के लिए होगा। काजल इतना सोचकर जैसे ही रूम से बाहर जाने लगती है कोई पीछे से उसे हक कर लेता है। काजल डर जाती है, घबराकर उसके हाथ को जोर से खुद से दूर कर अलग हो जाती है। कौन हो आप? इतना कहते ही सामने खड़े उस आदमी को देखकर चौंक जाती है। काजल, तुम? यश, काजल तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम रूम में कैसे आई? आई मीन ये प्राइवेट रूम है। काजल, सॉरी वो मैं किसी को ढूंढ रही थी बस। यस ठीक है, अभी जाओ यहाँ से, मेरी फियांसे आती ही होगी, मैं नहीं चाहता कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, सो प्लीज़। काजल हाँ कर रूम से बाहर आ जाती है, अपने हाथ से अपने सिर पर रखते हुए, जिससे ना मिलना था उससे मिल गई। पता नहीं ये मेरे ही साथ क्यों होता है, सीधे जाते हुए किसी से टकरा जाती है। काजल को बहुत गुस्सा आता है कि अब किससे टकरा गई। आर्यन फ़ोन पर बात कर रहा होता है, कहाँ है? हाँ तुमने तो कहा था कि रूम में छोड़कर आई हो, पर मैंने पूरा रूम देख लिया है। काजल, कहीं नहीं है। नीता, सर सच कह रही हूँ, मैम को ड्रेस चेंज करने को बोलकर मैं रूम से निकल गई थी, सॉरी सर। आर्यन, ठीक है मैं देखता हूँ।
कहाँ है पता नहीं। इस वक्त तभी सामने से आ रही काजल से टकरा जाता है और गुस्से से बोलता है, सामने देख कर चलो। काजल, आप यहाँ? आर्यन, वो अथर ने बताया कि तुम दोनों यहाँ हो। मैं काजल को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता ही रह जाता है। काजल ने नीले रंग का ड्रेस पहन रखा था, सिंपल थी पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। काजल को देखते ही उसमें खो सा गया था। काजल, मिस्टर शेखावत, आप सुन रहे हैं ना? कहकर आर्यन को हल्का सा छू कर, आप ठीक है ना? आर्यन चौंक कर, हाँ मैं ठीक हूँ। तुम क्या कह रही थी? काजल, कुछ नहीं, घर चलते हैं। आर्यन टाइम देखते हुए, अब यहाँ आ ही गए हैं तो डिनर करके जाते हैं। काजल, ठीक है, पर दादी माँ को एक बार बता दीजिए, वो हम दोनों का वेट ना करें। आर्यन काजल की बात सुनकर मन ही मन में मुस्कुरा देता है। ठीक है, चलो मैं दादी माँ को कॉल कर दूंगा। आर्यन और काजल साथ में डिनर करते हैं। आर्यन काजल को डांस के लिए पूछता है तो काजल मना नहीं कर पाती है। काजल डांस करते वक्त उसके मन में, क्या इनका रवैया मेरे लिए बदल रहा है? कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ, पहले वाले आर्यन सिंह शेखावत में और अभी वाले आर्यन सिंह शेखावत में बहुत अंतर है। क्या ये हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं? आर्यन काजल को यूँ खुद में गुम हुआ देख कर पूछता है, क्या हुआ? काजल सिर हिलाकर मना कर देती है, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। ये आर्यन सिंह शेखावत है, ये कभी किसी के लिए बदल जाए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रात को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, सब लोग अपने रूम में सो रहे होते हैं। अर्पिता अपने रूम से बाहर आकर, पता नहीं कौन है, इस वक्त रात के 1 बजने को हैं। तभी एक नौकर भी आता है। अर्पिता, जाओ जाकर देखो इस वक्त कौन है। नौकर हाँ बोल के दरवाजे की तरफ चला जाता है। आर्यन के फ़ोन पर बार बार किसी का कॉल आ रहा था, पर उसने फ़ोन को साइलेंट पर कर रखा था। अर्पिता अभी भी अपनी आंखें मसल रही थी, पता नहीं कौन है। तभी अपनी आंखें धीरे धीरे से खोलकर सामने देखती है तो हैरान रह जाती है। राघव, तुम? अर्पिता, राघव बेटा, इतनी रात को? राघव मॉम कहकर अर्पिता के पास आता है। अर्पिता राघव के सिर पर लगी पट्टी को देखकर कहती है, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? हाँ, और तुम इतनी रात को यहाँ? मतलब परेशान होते। राघव मॉम, यूं ही, बस छोटी सी चोट है। आप अभी तक जाग रही थी? अर्पिता, मैं सबको उठाती हूँ, रुक तू। राघव, नहीं माँ, प्लीज़ किसी को अभी मत जगाइएगा, प्लीज़ सबको सोने दीजिए। अर्पिता, पर ठीक है, जैसा तू कहे। राघव अपने रूम में आकर बिस्तर पर लेट जाता है और छत को देखने लगता है। उसकी आंख से आंसू निकलने लगते हैं। आई एम सॉरी भाई, जानता हूँ आप नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ आऊँ, पर क्या करूँ, खुद को यहाँ आने के लिए रोक नहीं पाया। सॉरी भाई, आई एम सॉरी। सुबह काजल की नींद खुलती है तो कल रात के डिनर के बारे में सोच रही होती है, क्या सच में मिस्टर शेखावत का बर्ताव मेरे लिए बदल रहा है? कहकर आर्यन की तरफ देखती है जो अभी भी सोया हुआ था। काजल लुटकर बाथरूम चली जाती है। काजल रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकलती है, तभी उसे कुछ आवाज़ आती है तो वो अपने रूम से 2 रूम को छोड़कर तीसरे रूम की तरफ जाती है। दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है पर दरवाज़ा अंदर से बंद था। काजल, दरवाज़ा खुल क्यों नहीं रहा? अंदर कोई है क्या? पर कौन? जहाँ तक मुझे याद है रिया तो गेस्ट रूम है, फिर यहाँ कौन है? तभी पीछे से एक सर्वेंट कहता है, मैम वो कल रात को राघव बाबा घर आए थे। अंदर वो ही हैं। काजल हैरानी से, रात को आए थे? मुझे किसी ने बताया भी नहीं। वो मैम राघव बाबा सबके सोने के बाद आए थे। इतना कहकर नीचे चला जाता है। काजल, हो सकता है मुझे नहीं जाना चाहिए, नाश्ते में कुछ बनाती हूँ, कहकर नीचे जाने लगती है। तभी रिया जो जॉगिंग करके ऊपर आ रही थी काजल से टकरा जाती है। रिया गुस्से से, तुम्हें दिखाई नहीं देता? हाँ। काजल, सॉरी। वो रिया, सॉरी रियली? हाँ, एक और बात के लिए भी सॉरी बोल दो। काजल, वो क्या? रिया, हाँ, आर्यन से शादी करने के लिए। पता नहीं उसने तुम में क्या देख लिया जो तुम जैसी लड़की से शादी कर ली। जरूर कोई मजबूरी रही होगी आर्यन की जिसका तुमने फ़ायदा उठाया होगा, है ना? काजल, 1 मिनट, तुम जैसी लड़की का क्या मतलब? हाँ रिया, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, पर तुम तो मिस्टर शेखावत को अच्छी तरह से जानती हो ना, कि कोई उन्हें किसी चीज़ के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और एक बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, वही देख जो शायद तुम्हें नहीं देख पाया कि तुम उसकी दोस्त तो बन सकती हो, पर एक बीवी। अपने दोनों हाथों को आपस में बांधकर
कभी नहीं बन सकती, कहकर नीचे चली जाती है। रिया गुस्से से, काजल तुमने रिया से उलझने की कोशिश की है। अगर मैंने भी तुम्हें आर्यन की ज़िंदगी से बाहर नहीं कर दिया ना तो मेरा नाम रिया नहीं। गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। राघव उठकर नीचे चला जाता है। वहाँ पर वसुंधरा देवी बैठकर अखबार पढ़ रही होती हैं। पीछे से गले के पास को हल्का सा हक कर लेता है। कैसा हो मेरी सुपर दादी माँ? वसुंधरा देवी चौंक जाती हैं, पलट कर देखती हैं तो राघव अपने दोनों हाथों को आपस में बांध कर खड़ा होता है। राघव, क्या दादी माँ, आप मुझे देखकर खुश नहीं हो? वसुंधरा देवी, राघव आप कब आए और ये चोट कैसी लगी आपको? राघव, दादी माँ कुछ नहीं हुआ, बस छोटी सी चोट है। आप बताओ आप कैसे हो? वसुंधरा देवी, हाँ ठीक है, और आपको देखकर तो और भी ठीक हो गए। आर्यन से मिले आप? राघव, नहीं दादी माँ, अभी जाकर उनको उठाता हूँ, कहकर जाने लगता है। वसुंधरा देवी, रुक जाइए आप। राघव पलट कर, क्यों दादी माँ? वसुंधरा देवी, आप अब ऐसे उनके कमरे में बेधड़क नहीं जा सकते। राघव हंसते हुए, दादी माँ वो भाई हैं मेरे। वसुंधरा देवी, हाँ पर अब उनकी आर्यन। दादी माँ, आर्यन नीचे आते हुए, दादी माँ। वसुंधरा देवी, आर्यन आप इस तरह से भागते हुए क्यों आ रहे हैं? देखिए तो कौन आया है, कहकर राघव की तरफ देखने को कहती हैं। राघव, भाई वो। आर्यन जाकर उसको गले से लगा लेता है और धीरे से कहता है, एक बार मुझे बता देता यहाँ आने से पहले तो मैं तुझे मना नहीं करता, कहकर अलग हो जाता है। राघव, भाई वो, प्लीज़, धीरे से कहता है। अरे दादी माँ, वो आपकी टिकट बुक हो चुकी हैं, आप अपना सामान पैक करवा लीजिए, मैं आपको छोड़ कर आऊँगा। राघव, दादी माँ मैं भी आपको छोड़ने के लिए आऊँगा। वसुंधरा देवी, आप दोनों को हो क्या गया है? आज आप दोनों आना चाहते हैं, आप दोनों भूल रहे हैं। मैं बस हर महीने रूटीन चेकअप के लिए जाती हूँ, आप दोनों ना हमें यूं ही बीमार कर देंगे। हम बिल्कुल ठीक हैं। आर्यन, नहीं दादी माँ वो। वसुंधरा देवी, ठीक है, आप दोनों चलना, ओके, कहकर अपने रूम में चली जाती हैं। आर्यन की नज़र काजल को ढूंढ रही होती हैं। राघव, अभी तुम अपने रूम में जाओ और आराम करना, ओके, जब तक मैं तुम्हें रूम से बाहर आने के लिए ना कहूँ तुम मत आना। राघव हैरान होकर, पर भाई। आर्यन अपनी उंगली अपने मुंह पर रख कर कहता है, कोई सवाल नहीं, ठीक है, अभी जाओ यहाँ से। राघव, सॉरी भाई, मुझे लगा था कि आप मुझसे नाराज हो। आर्यन राघव के चेहरे को छू कर कहता है, नहीं, ऐसा हो सकता है कि मैं तुझसे नाराज हूँ? हाँ। राघव, आई एम सॉरी भाई, कहकर आर्यन के गले लग जाता है। आर्यन, अब जाओ। राघव चला जाता है अपने रूम में। काजल, जो इस वक्त बाहर गार्डन में होती है, तभी आर्यन उसे ढूंढता हुआ वहां आता है। आर्यन, काजल तुम चाहो तो कुछ दिन के लिए अपने भाई के पास जा सकती हो। काजल हैरान हो जाती है, आप सच कह रही हैं? कहकर आर्यन को हैरानी से देखने लगती है। आर्यन बिना किसी भाव के कहता है, हाँ, तुम चाहो तो आज ही जा सकती हो, कुछ दिन रह लेना, वह कैसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल कर सकती हो, कहकर वहाँ से चला जाता है। काजल खुद से, क्या है मतलब ये? मतलब कल तक मुझे लग रहा था कि सब कुछ ठीक होने वाला है, पर शायद नहीं, ये किसी के लिए नहीं बदल सकते, कहकर अपने रूम में आ जाती है और सामान पैक करने लगती है। आर्यन तभी वॉशरूम से बाहर आता है और उसे सामान पैक करता देखकर कुछ नहीं कहता। मन ही मन में एक बार मुझसे पूछ तो सकती हो ना कि क्यों जाने को कह रहा हो, या फिर तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे साथ होने से या ना होने से। काजल को देखने लगता है। काजल आर्यन को यूँ खुद को देखते हुए कहती है, क्या हुआ, कुछ कहना है आपको? आर्यन ना में सिर हिला देता है और मन ही मन में, हाँ, कहना चाहता हूँ कि मत जाओ, पर शायद कह नहीं सकता हूँ। अगर राघव ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो क्या होगा? काजल खुद से, एक बार बोल तो सकते हैं ना कि अगर जाने का मन नहीं है तो मत जाओ। क्या इतना भी नहीं बोल सकते? पर क्यों बोलेंगे, ये खुद ही जाने के लिए जो कह रही हैं। आर्यन खुद में ही जैसे गुम सा हो जाता है। कहना तो चाहता हूँ तुमसे कि मत जाओ, पर कह नहीं सकता हूँ। इन 1 महीनों में काफ़ी कुछ बदल गया है मेरा तुम्हारी तरफ झुकाव। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। भाई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आर्यन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, वो दरवाजे की तरफ देखने लगता है।
दोस्तों इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का भाग 2, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। जब काजल राघव को देखेगी तो क्या होगा, आखिर काजल ने राघव के साथ क्या किया था जिसका बदला लेने के लिए आर्यन ने काजल से शादी की थी। देखने के लिए देखिए इस कहानी का भाग 2। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के अन्य कहानियाँ देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।